स्टार्ट करें। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर को। क्या करेंगे आज हम, क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, सीधी सी बात है। और मैंने क्या है, ये चैप्टर को 3 क्लासेस में इसलिए कराया क्योंकि आपको क्या हो, एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से नीट में पढ़ते हैं, राइट। हम क्या करेंगे कल से, क्या करेंगे, एक चैप्टर हमें पर डे करना, और तरीका वही रहेगा, एक चैप्टर बायोलॉजी का कंप्लीट होगा, एक चैप्टर फिजिक्स का और एक चैप्टर केमिस्ट्री का। तो कल क्या करेंगे, कल करना हमें फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, 12 फिजिक्स का। अब देखो क्या है, हमने क्या क्या सीखा था। हमने कल एंड किया था परागण पे। कहां पे एंड किया था, परागण पे एंड किया था। प्रकार दोनों देख लिए थे हमने, अभिकारक के अकॉर्डिंग भी देख लिए थे, ठीक है। और हमने स्वयं परागण, परपरागण, ये सब कुछ देख लिया था। अब हम देखेंगे कंडीशन, ठीक है। और एनसीईआरटी की एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना कि क्लियरली। तो मैं यहाँ पे जितने पॉइंट है, देखो क्या करना कि मैंने यहाँ पे पूरा चैप्टर क्लोज करा दिया, राइट। तो क्लोज करा दिया, यहाँ पे क्या है, आपको एक एक पॉइंट याद होना चाहिए। फिर क्या करेंगे आप, बस एनसीईआरटी की बुक को लेंगे और एक बार क्या कर लेंगे, जैसे न्यूज़पेपर को रीड करते हैं ना, इस तरह से उसे रीड कर लेंगे ओनली। उससे फायदा क्या होगा, जो पॉइंट मैंने यहाँ पे कराया वो इंपॉर्टेंट है, जब आपके पास आएंगे वो पॉइंट लाइन में आएंगे तो आपको पता रहेगा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको करना है, बाकी को नहीं करना, ठीक है। उससे क्या होगा, एक बार आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और आपको इस तरह से कर लेना। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, याद कुछ करना नहीं है, क्यों, क्योंकि आप सब कुछ यहाँ पे कर रखे हैं। तो हमने क्या किया था, अभिकर्मक देख लिए थे, और क्या देख लिए थे, स्वयंपरागण, परपरागण, ये सब देख लिए थे। अब हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, स्वयंपरागण के लिए कंडीशन कौन कौन सी होनी चाहिए। स्वयंपरागण आप तो समझ गए ना, स्वयंपरागण क्या होता है, कंडीशन कौन कौन सी होनी चाहिए। अब देखो क्या होगा, स्वयंपरागण कब होता है, स्वयंपरागण तभी तो होता है कि स्वयंपरागण उसी पुष्प में हो जाता है, उसी पुष्प में होता है ना। तो जब उसी पुष्प में स्वयंपरागण होगा तो उसमें क्या होना चाहिए, पुष्प कैसा होना चाहिए, स्वयंपरागण के लिए द्विलिंगी होना चाहिए ना। क्यों, क्योंकि स्वयंपरागण उसी पुष्प के अंदर तभी तो होगा जब नर जननांग और मादा जननांग दोनों होंगे। खुद सोचो दिमाग से, भाई हमें मान लिया कि हमें क्या कराना, स्वयंपरागण। स्वयंपरागण कल पढ़ा रखा है आपको, स्वयंपरागण तभी तो होगा, एक हमारे पास पुष्प है कोई भी A to Z, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, स्वयंपरागण तभी तो होगा। स्वयंपरागण का मीन्स क्या होता है, एक ही पुष्प के अंदर क्या होना, एक ही पुष्प के अंदर क्या होना, परागण होना। तो एक ही पुष्प के अंदर परागण तभी तो होगा जब क्या होगा, उसमें स्त्री केसर और पुंकेसर क्या होंगे, दोनों होंगे। स्त्री केसर भी होगा इसके अंदर और क्या होगा, पुंकेसर भी होगा, दोनों होंगे तभी तो होंगे। और ऐसे पुष्प को क्या बोलते हैं, द्विलिंगी। तो पहली कंडीशन क्या है, अगर स्वयंपरागण कराना है तो पुष्प कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा है समकाल परिपक्वता। समकाल परिपक्वता का मीन्स ये होता है कि पक्वता का मीन्स मैंने कल बताया था कि ऐसी कंडीशन जिसमें क्या है, वो हर एक काम करने के लिए, कार्य करने के लिए क्या होना चाहिए, एकदम रेडी होना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं, परिपक्व बोलते हैं। अब समकाल का मीन्स समझो, सम का मीन्स समान, मतलब वो सेम टाइम पे क्या होने चाहिए, परिपक्व होने चाहिए। सेम टाइम पे क्या होने चाहिए, परिपक्व। इसका मीन समझो, यहां पे क्या है, जो हमारा क्या है, स्त्री केसर और हमारे क्या है, पुंकेसर, वो सेम टाइम पे परिपक्व होने चाहिए। सोचो, परिपक्व का मीन्स होता है, अगर परिपक्व होगा तभी तो क्या कर सकता है वो, तभी क्या कर सकता है, जनन कर सकता है। सोचो कि ये वाला परिपक्व नहीं हुआ और ये परिपक्व हो गया। मान लिया कि ये परिपक्व आज हुआ और ये क्या हुआ, ये परिपक्व 15 दिन के बाद होगा, तो क्या इसमें जनन हो सकता है, नहीं हो सकता। या उल्टा कर दो इसका कि माना ये तो आज परिपक्व हो गया, 15 दिन के बाद परिपक्व होगा, तो क्या जनन हो सकता है, नहीं। कब होगा जनन, जब दोनों एक ही टाइम पे परिपक्व होंगे। बात समझ आ गई। एक छोटे से एग्जांपल पे ले लो कि परिपक्व का जनरल मीन्स मैंने क्या बताया, यंग होना, जवान होना, ठीक है। अब इंसान जवान होगा तब वो हर एक काम कर सकता है, चाहे वो क्या हो, चाहे वो सेक्सुअल से रिलेटिव हो, जनन से रिलेटिव हो, चाहे अपने फैमिली के वर्क हो, कर सकता है ना, कर सकता है। अब उसकी क्या शादी किससे कराएंगे, जो दूसरा भी क्या होगा, परिपक्व होगा। ऐसा तो नहीं बच्चों से शादी हो रही है उसकी। समझ में आया कि दोनों परिपक्व होने चाहिए, सीधी सी बात है, दोनों परिपक्व होने चाहिए तभी तो होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी दोनों परिपक्व होने चाहिए। परिपक्व मीन्स मान लीजिए ये तो परिपक्व है, परिपक्व मीन्स जवान है, और ये क्या है, पुंकेसर अभी क्या है, बच्चा है, तो शादी करा सकते हो उनकी, नहीं ना। या उल्टा कर दो इसका, तो इसका मीन्स क्या हुआ, आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा ना, कि दोनों सेम टाइम पे जवान होने चाहिए, बस इतना याद रखो। उसे क्या बोलते हैं, परिपक्व। तो देखो समकाल परिपक्वता, दोनों क्या होने चाहिए, सेम टाइम पे क्या होंगे, परिपक्व होंगे, जवान होंगे, तो क्या होगा, दोनों की शादी हो जाएगी, ठीक है, जनन हो जाएगा।
दूसरा पॉइंट क्लियर है। मैं यहाँ पे इसलिए आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, आप रटे ना। एक बार देख लिया मेरी वीडियो को, समझ लिया, क्लास देख ली, बात कर दो, समझ आ गया। परिपक्वता को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप? यंग होना, जवान होना, बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है ना। अब देखो दूसरा क्या है, अनुन्मील्य पुष्प। ये पुष्प कैसे होते हैं? बंद पुष्प होते हैं। अब सोचो इस पुष्प को अगर हम बंद कर दें, इस पुष्प को क्या कर दें? बंद कर दे। क्या कर दिया? पुष्प को बंद कर दिया। परागण, पर परागण कब होता है? जब पुष्प बाहर से आता है, पुष्प कह रहे सॉरी, परागण बाहर से आएगा तभी तो होगा पर परागण। अब जब ये पुष्प ऑलरेडी बंद है तो क्या परागकण इसके अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता। तो यहाँ पे तो चांस ही नहीं है पर परागण के, स्वयं परागण ही हो सकता है। अब स्वयं परागण क्यों हो सकता है? क्योंकि अंदर अंदर तो जा सकता है परागकण। बात क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन से पुष्प होने चाहिए? अनुन्मील्य पुष्प होने चाहिए। अनुन्मील्य पुष्प का मतलब समझ लो बंद पुष्प। मैं सिंपल भाषा में लिख दूं कैसे? पुष्प बंद पुष्प, बिल्कुल बंद जो होंगे ना पुष्प, आप समझ गए होंगे, उसमें पर परागण हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब बंद होगा तो बाहर से परागण आ ही नहीं सकता। तीनों पॉइंट क्लियर है। और एक है कलिका परागण। कलिका परागण जैसे तुमने गेहूं देखे तो उसमें क्या होता है? पुष्प खिलता ही नहीं। कलिका तो जानते हो आप, पुष्प की कली जो होती है, कली जो होती है, और आपने देखा फूलों की कली जब कली की कंडीशन में होती है तो बिल्कुल बंद होते हैं। अब जब बंद होते हैं तो पर परागण के लिए क्या होना चाहिए? बाहर से परागण आएगा। तो जब बंद होगा तो परागण कैसे आ सकता है? दोनों की कंडीशन तो एक ही बैठ रही है ना, ये भी बंद है और ये भी बंद है। पुष्प बंद का होना, पुष्प बंद होने का मतलब हो गया पुष्प तो बन गए लेकिन बंद है। और कलिका का मतलब क्या होता है? ये तो पुष्प बना ही नहीं, ऑलरेडी बंद है। कलिका तो आप जानते हैं ना, कली, किसी पुष्प की कली कैसी होती है? तो वो बंद होती है ना, तब भी क्या नहीं हो सकता? पर परागण नहीं हो सकता, स्वयं परागण होगा। तो ये चारों कंडीशन क्या रखनी है? याद रखनी है, राइट। अब इसके उल्टा देखेंगे हम, पर परागण। आपको पता है स्वयं परागण की जो उल्टी कंडीशन हो जाएगी वो किस में आ जाएगी? पर परागण में। यहां द्विलिंगी होना चाहिए तो यहां कैसा होना चाहिए? एक लिंगी। खुद सोचो, अगर द्विलिंगी होगा तो वो तो आपस में परागण कर लेगा, पर परागण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात समझ आ रही है ना। तो क्या होगा, यहां कैसा होना चाहिए पुष्प? एक लिंगी, एक लिंगी, एक लिंगी होना चाहिए ना, ठीक है, एक लिंगी, राइट। वैसे क्या बोलते हैं, मैंने बोला था उभयलिंगाश्रायी, और ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो इसमें क्या समकाल परिपक्वता होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अगर हो गई तो सीधी बात है आपस में ही परागण कर लेंगे ये, और नहीं होगी तो सोचो कि ये तो यंग है, परिपक्व है, मतलब इसकी जो वार्षिका है, ये वार्षिका मतलब स्त्री के सब पूरा क्या है? यंग है, परिपक्व है। लेकिन इसका जो पुंकेसर है वो परिपक्व नहीं है, यंग नहीं है। तो क्या ये इसके साथ परागण कर सकता है? नहीं ना। अब मान लो दूसरा हमारे पास एक पुष्प है, दूसरा क्या है? एक पुष्प है हमारे पास एक पुष्प दूसरा है। समझने की कोशिश करना है इसको, क्योंकि यहाँ पे बस पॉइंटों को समझना है। अब देखो इसकी जो क्या है, स्त्री केसर, वो क्या है? यंग है, परिपक्व है, ठीक है, परिपक्व है। और लेकिन इसका पुंकेसर परिपक्व नहीं है। बात समझ आ गई। दूसरा कोई पुष्प है, इसका क्या है? इसका पुंकेसर परिपक्व है और इसका स्त्रीकेसर परिपक्व नहीं है, तो क्या होगा? अब देखो क्या होगा, ये इसके साथ नहीं कर सकता परागण, ये इसके साथ परागण नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो परिपक्व है, जवान है, लेकिन ये क्या बच्चा है। ऐसे यहां पे देखो, ये क्या परिपक्व है लेकिन ये बच्चा है। तो अब क्या करेंगे, इसका स्त्रीकेसर इसके पुंकेसर के साथ क्या कर लेगा? परागण कर लेगा। तो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? एक साथ ये क्या नहीं होनी चाहिए? परिपक्व नहीं होनी चाहिए। अगर एक साथ परिपक्व हो जाएंगे तो ज्यादा चांसेस ये नहीं रहेंगे कि इसके साथ इस परागण कर ले, ये इसके साथ कर ले, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट कौन सा है? दूसरा पॉइंट क्या है? समकाल। सम काल का मीन जानते हो? सम का मीन समान, काल का मीन समय, परिपक्व का मीन जवान। इसका मतलब क्या होगा? समान समय पर जवान नहीं होने चाहिए, हैं? ये वाले समान समय पर जवान नहीं होने चाहिए, और ये वाले समान समय पर क्या होने चाहिए? यंग होने चाहिए, परिपक्व होने चाहिए, ठीक है। समकाल क्या होनी चाहिए? यहाँ पे समकाल। पक्वता क्या होनी चाहिए? पक्वता नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे होनी चाहिए और यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब देखो
यहां पे क्या है, कैसे पुष्प कैसा होना चाहिए, यहाँ पे बंद, और यहाँ पे कैसा होना चाहिए, तुम्हें पता है अगर बंद पुष्प होगा तो परपरागण तो हो ही नहीं पाएगा, तो पुष्प कैसा होना चाहिए, खुद सोचो, अगर पुष्प खुला हुआ होगा तभी तो बाहर से परागण, यहाँ से परागण आ सकता है, अगर बंद होगा तो परागण कैसे आएगा, नहीं आएगा ना। तो कैसा होना चाहिए, पुष्प बंद होना चाहिए, बंद को बोलते हैं खुला हुआ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पुष्प बंद होना चाहिए, तो यहाँ पे कैसा होना चाहिए, खुला होना चाहिए, उसे बोलते हैं उन्मीलिय पुष्प। अब इसका मीन्स क्या होगा, इसका मीन्स होगा खुले पुष्प, कैसे पुष्प, खुले पुष्प, पॉइंट क्लियर है। इसमें कैसे होने चाहिए, बंद पुष्प, और इसमें कैसे होने चाहिए, खुले पुष्प। अब एक बात और सोचिए आप कि अगर इसका परागकोश और इसका क्या, इसका वाटिकाग्र अगर दूर दूर होंगे तो हो सकता है, मान लिया कि एकदम जस्ट दूर है, मान लो कि यहां पे है क्या, वाटिकाग्र, ठीक है, और कुछ पुष्प बहुत बड़े भी होते हैं, सीधी बात है, तो मान लीजिए उसका दूर होगा, ये साइज में डिफरेंट हो, वाटिकाग्र क्या हो, ऊपर हो और परागकोश नीचे हो, तो क्या इस कंडीशन में हो सकता है, नहीं ना। तो इसका मतलब ये दोनों कहां क्या होने चाहिए, पास पास होनी चाहिए। तो स्वपरागण के लिए एक कंडीशन और आप नोट कर सकते हैं कि क्या, यहाँ पे आप डाल के लिख लेना, ठीक है, कौन सा, ये कंडीशन और आप नोट कर सकते हैं, कौन से, यहाँ पे क्या होना चाहिए, परागकोश और क्या, वाटिकाग्र पास पास होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे समझो कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और यहाँ पे तुम्हें पता है परपरागण में दिक्कत ही नहीं, अरे कितनी भी दूर हो, वो तो बहुत दूर से भी परागण हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह का पूछता है, उसने क्या किया, उसने 4 स्टेटमेंट दे दी, कितनी स्टेटमेंट दे दी, 4 स्टेटमेंट दे दी। उसने बोला कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, कि स्वपरागण के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है। पहली उसने कंडीशन दे दी कि पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन दे दी समकाल परिपक्वता होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन दे दी कि पुष्प उन्मूल्य पुष्प होना चाहिए, और चौथा कली का परागण। तो कौन सा रंग हो गया इसमें से, उसने क्या दे दिया, उन्मूल्य पुष्प दे दिया, ये गलत हो गया। समझ में आ गया, 4 स्टेटमेंट कैसे देता है, 3 सही स्टेटमेंट उठा देता है, वो एक गलत दे देता है। आपको देखना होता है कि कौन सा गलत है। बात समझ में आ गई। इस तरह के ज्यादा वाले पॉइंट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने बताया, मैं एक एक पॉइंट को बताऊंगा आपको, जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा बताऊंगा इस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, राइट। तो इस तरह के पॉइंटों से कैसा क्वेश्चन पूछता है, वो 4 स्टेटमेंट देता है, इसमें से एक गलत देता है, 3 सही देता है। जैसे एक बार जस्ट समझ लो, क्योंकि आप किसके लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए नीट में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि पढ़ा हुआ तो आपका ये सब कुछ है। देखो यहाँ पे क्या किया उसने, एक क्वेश्चन बोला आपको कि स्वपरागण के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। फिर उसने 4 स्टेटमेंट दी। पहली स्टेटमेंट दी पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए। दूसरी स्टेटमेंट दी कि समकाल परिपक्वता होनी चाहिए। तीसरी स्टेटमेंट दी उसने कि पुष्प उन्मूल्य होना चाहिए। चौथी स्टेटमेंट दी कि मान लो कि वाटिकाग्र और परागकोश पास पास होने चाहिए। अब कौन सा गलत हो गया इसमें से, जो उसने ये दिया, ठीक है। समझ आ गया कैसे क्वेश्चन पूछता है इस टाइप के, उससे समझ आ गया ना, ठीक है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है, कभी कभी दूसरा स्टेटमेंट कैसे पूछता है कि उसने दिया 3 स्टेटमेंट सही दे दी, और चौथे में लिख दिया क्या, निम्न में से सभी या सभी। देखा है ना आपने इस टाइप का क्वेश्चन, 3 स्टेटमेंट तो लिखी होती है उसकी, जैसे उसने दे दिया कि पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए, समकाल परिपक्वता होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, अनुमीलिय पुष्प होना चाहिए, और नीचे लिख दिया इनमें से सभी। तो क्या होगा, क्या आंसर जाएगा इसका, नीचे वाला, क्योंकि सब सही है, ठीक है। दोनों टाइप के क्वेश्चन समझ गए, इस तरह से पॉइंटों से क्वेश्चन पूछता है वो, इसे नोट करो। अब देखो यहां तक जितने भी टॉपिक करे हैं, जितने भी किए ना, तो मैंने क्या बोला, जितने एग्जाम्पल है एनसीईआरटी से आपको करना है, ठीक है। जितने भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो आपको करने जरूर है। अब देखो आगे क्या है, अब हम परागण की स्वपरागण के बारे में देख लिया हमने, क्या क्या कितने कितने इंपोर्टेंट पॉइंट है वो आपको करने। अब हम देखने वाले हैं कि परागण के जो होता था हमारा किससे, कीटों से होता था और जल से,
वायु से। इनके लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, किस कंडीशन की वार्तिका होती है, वार्तिका होते हैं, किस कंडीशन के पुष्प होते हैं, उसे हमें देखना है, राइट। और वहां पे क्या है, जैसे हमने करा था ना स्व परागण और ये पुष्प, और यहाँ पे आप देख लेना, क्योंकि कुछ जो ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिसपे क्या होते हैं, दोनों तरह के पुष्प होते हैं। जैसा अभी पढ़े थे ना, दो तरह के, खुले हुए पुष्प और बंद पुष्प। जैसा आपने दे रखा वायोला पांसी, ये वाले एग्जांपल आपको कर लेते हैं, राइट। एग्जांपल तो एक भी नहीं छोड़ना। और यहाँ पे जो कीटों का परागण, कीटों जो द्वारा जो परागण होता है, उसके जो एग्जांपल दिए दिए ना यहाँ पे, मैंने बोला एग्जांपल मैं कराऊं कितना टाइम लगेगा, अरे उन्हें पढ़ना ही तो है, आप पढ़ लेना उसको एनसीईआरटी से। तो क्या है, यहाँ पे कीटों में परागण दे रखा है कि किसका परागण किससे होता है, किसका परागण किससे होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी कर लेना। जो समझाने वाली एग्जाम्पल आपको करने, ठीक है, बता मैं दूंगा कौन कौन से करने, लेकिन करने आपको है। उसमें क्या है, मैं भी तो ये लिखूंगा कि इसका इससे हो रहा है, उसमें क्या समझाना है। अब हम पढ़ेंगे कंडीशन की, किस तरह की पुष्प होते हैं, किस तरह की वाटिका होती है, क्या होती है, किस परागण में। देखो पहले देखेंगे हम कीटों द्वारा परागण में। अब सबसे पहले समझो आप कि पुष्प, कोई चीज रंगीन क्यों होती है। कोई चीज रंगीन इसलिए बनाई जाती है ताकि दूसरे को वो अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, अट्रैक्ट करने के लिए बनाई जाती है ना, ठीक है। और सुगंध किस लिए लगाई जाती है, सुगंध भी सी बात है इसीलिए लगाई जाती है, अट्रैक्ट करने के लिए। आप क्यों लगाते हैं, अरे आप जाएंगे कहीं पे तो सी बात है, अच्छी स्मेल आएगी आपको तो लोग अट्रैक्ट होंगे आपके पास। तो सी बात है, दोनों चीजें किस लिए की जाती है, एक तो रंगीन चीजों का बनाना, आपको पता है इफेक्टेड होता है आकर्षण करने के लिए, और एक सुगंध का। तो अब यहाँ पे कीटों के द्वारा परागण होगा तो क्या करेगा, पुष्प क्या करेगा, प्लांट्स क्या करेगा, उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। सीधी सी बात है, पुष्प देखने में उसे अच्छा लगेगा तभी तो कीट जाएगा उस पर, जाएगा ना, और अच्छी सुगंध आएगी उसमें तब उसकी ओर भागेगा। तो ये दोनों काम किस लिए होते हैं, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, राइट। तो अब तुम खुद माइंड से सोचो कि इसके पुष्प, और एक चीज और है कि अगर कोई चीज बड़ी होती है तो हमें दूर से दिखती है, हमारा फोकस एकदम जाता है उस पर, और अगर छोटी होती है तो ढूंढते हैं तब भी नहीं मिलती। सीधी सी बात है, सोचो तो पुष्प कैसा होना चाहिए, अगर पुष्प बड़ा होगा तो सीधी सी बात है कीटों की नजर में ज्यादा आएगा वो, तो कीट जल्दी जाएंगे उस पर। तो तीनों चीजें, एक तो पुष्प को बड़ा होना, किस लिए, उसे देख के कीट आए। दूसरा सुगंध, सुगंध किस लिए, सुगंध को सूंघ कर कीट आए। और रंग जो बनाते हैं अच्छे अच्छे, तो इस ये भी क्यों बनाते हैं, अच्छे रंग से आकर्षित होकर, अट्रैक्ट होकर भी कीट आए। तो कीटों द्वारा परागण होने के लिए तीनों क्वालिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। अब देखो क्यों, क्या होना चाहिए, देखो पुष्प बड़ा होना चाहिए, समझ आ गया क्यों होना चाहिए, बड़ा होगा तो देख कर एकदम आएंगे कीट, अगर इतना छोटा होगा कि उन्हें दिखाई भी नहीं देगा तो आएंगे कैसे। अब क्या होगा, रंगीन, रंगीन होना चाहिए कि ना, क्योंकि रंगीन जितना प्यारा लगेगा वो कीट इतनी जल्दी भाग के आएगा उस पर। ये हो गया पहली कंडीशन, समझ आ गई। दूसरी देखो मकरंद, मकरंद का मीन्स होता है एक, जैसा अपना खाना होता है ना, तो कीटों के लिए जो हमारे प्लांट्स होते हैं खाना निकालते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं, कीट उसी को खाने के लिए क्या आते हैं, पुष्पों पर आते हैं। बात समझ आ रही है, इसका मीन्स ये लालच देते हैं उन्हें, क्या देते हैं, लालच देते हैं। उन्हें पता है कि हम क्या निकालेंगे, मकरंद निकालेंगे, तो सीधी बात है कीट लालच में हमारे आएंगे हमारे पास, और हम पे बैठेंगे, और हम क्या करेंगे, जब परागकोश का स्फुटन करेंगे, उसे फाड़ेंगे, तो जो हमारे परागकण निकलेंगे उनकी बॉडी पे चिपक जाएंगे, और वो जब दूसरी वाटिका पर बैठेंगे तो वहां पे जाके झड़ जाएंगे, और क्या हो जाएगा, परागण हो जाएगा। तो यह मकरंद क्या है, मकरंद क्या है, मकरंद एक तरह का लालच देना है खाने के रूप में, किसे, कीटों को। तो मकरंद होना चाहिए, सीधी सी बात है, होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, गंध और दुर्गंध, गंध भी होनी चाहिए, गंध का मतलब स्मेल होनी चाहिए। लेकिन कुछ कीट ऐसे हैं कि वो दुर्गंध से ही राजी हैं, दुर्गंध भी होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, दुर्गंध। या तो कीट पुष्प गंध भी निकालेगा तो भी किसे, कीटों को बुलाने के लिए, दुर्गंध भी निकालेगा तो भी इसीलिए निकालता है। पॉइंट क्लियर है, देखो याद रखना, ऐसे ऐसे आप याद नहीं कर सकते, इसका रीजन समझ के याद कर सकते हैं, हाँ इसलिए कर रहे हैं, हाँ याद रहेगा, समझ में आया। जैसे मैं यहाँ पे समझा के पढ़ा रहा हूँ ना, बिल्कुल ऐसे ही आपको याद करना। क्यों पुष्प बड़ा है, क्यों, हमें पता चल गया क्यों है, गंध निकाल रहा है क्यों, हाँ इसलिए। रीजन अगर पता है तो सीधी बात है, याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती, पता है इसलिए कर रहा है। समझ आ गया ना, पुष्प बड़ा क्यों है, रीजन पता है आपको, रंगीन क्यों है पता है आपको, याद हो जाएगा हैंड टू हैंड। मकरगंध, ये मकरंद क्यों निकाल लिया है, याद है, गंध क्यों निकाल लिया, दुर्गंध क्यों निकाल लिया, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है ना।
अब यहाँ पे वार्तिका अगर छोटा होगा, बड़ा होगा, कैसा होगा, उससे तो कोई असर ही नहीं पड़ता ना। मालूम है क्यों? क्योंकि कीट तो अगर छोटा वार्तिकाग्र होगा उसमें भी जाके बैठ जाएगा ना, कौन सी दिक्कत आ रही है उसे? वार्तिकाग्र अगर मान लिया कि छोटा सा वार्तिकाग्र है तो कीट तो उसमें बैठ जाएगा, क्योंकि कीट बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं। और वार्तिका लंबी हो या छोटी हो, कीट को बैठना तो बैठना ही है, तो इसमें वार्तिका इसका कोई भी रोल नहीं होता। वार्तिका चिपचिपी हो या ड्राई हो, सूखी हो, कीट को क्या मतलब? कीट तो ड्राई होगी तो भी बैठ जाएगा और शुष्क होगी तो भी बैठ जाएगा, तो इसका कोई भी रीजन यहाँ पे नहीं होता। इसका रीजन होता है कहाँ पे? वायु परागण। बात समझ आ गई? वार्तिका इसका कोई रीजन नहीं है ना, समझ में आ गया क्यों रीजन नहीं है? उसको क्या मतलब, छोटी वार्तिका होगी तब भी जाके बैठ जाएगा। एक बात बताओ, छोटे जो हमारे पौधे होते हैं क्या उस पे ये नहीं बैठते? पक्षी या कीट बैठते हैं ना, बड़े पे बैठते हैं, उन्हें मतलब नहीं है छोटा बड़ा, उन्हें बैठना तो बैठना। तो इनका कोई रीजन नहीं होता, इनका रीजन यहाँ पे होता है। देखो पुष्प कैसा होना चाहिए? छोटा। अब ये सोचो छोटा क्यों होना चाहिए? अब एक बात सोचो, पुष्प छोटा है या बड़ा है? हवा देख के थोड़ी जाएगी कि पुष्प बड़ा है भाई यहाँ पे चलो। सोचो, अगर पुष्प बड़ा होगा तब भी हवा को जाना है, पुष्प छोटा होगा तब भी हवा को जाना है, उसे क्या मतलब? उसे मतलब थोड़ी है, ऐसा थोड़ी हवा ये देखेगी कि ये वाला पुष्प बड़ा है इस पे जाओ और ये छोटा है इस पे मत जाओ, तो ऐसा नहीं, तो इसलिए छोटा होगा। अब सोचो कि छोटा क्यों बना रहे हैं? जब ये वायु से करा रहे हैं तो छोटा इसलिए बना रहे हैं ना, बड़ा पुष्प बनाएंगे तो एनर्जी ज्यादा लगेगी ना, तो उसे पता है बड़े पुष्प का कोई रोल ही नहीं है, तो सीधी बात है हम एनर्जी ज्यादा वेस्ट क्यों करें, छोटे छोटे पुष्प बना लिए उसने। बात समझ आ रही है ना? ध्यान रखना, ऐसे रीजन से पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, हाँ क्यों बनाया छोटा, पता चलेगा ना क्यों बनाया छोटा, क्योंकि हवा को क्या मतलब, छोटा है बड़ा है तो उसे चल रहा है। अब दूसरा, छोटा बनाया क्यों, उसका रीजन पता चल गया ना, बड़ा बनाएगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगी ना, तो प्लांट्स अपनी एनर्जी क्यों खर्च करेंगे, तो छोटा होता है। अब रंगहीन होता है, रंग का भी मतलब नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि रंगीन पुष्पों पे तो हवा तेज जा रही है और जो रंगहीन है उन पे स्लो जा रही है। इन्हें पता है हवा का कोई मतलब नहीं, हवा की आंखें थोड़ी है जो देख के जाएगी ये रंगीन है ये रंगीन नहीं है, तो सीधी बात है। तो रंग का भी कोई रोल यहाँ पे नहीं होता। अब गंध का भी कोई रोल नहीं होता है, गंध का रोल होता है? कोई हवा सूंघती है कि कैसा है ये पुष्प, कैसी आ रही है इसमें से, नहीं ना, तो इसका भी कोई रोल नहीं है। मकरंद, मकरंद का भी कोई रोल नहीं है, हवा खाएगी थोड़ी मकरंद को, तो इनका किसी का रोल नहीं है। पहला पॉइंट शायद आपके याद हो गया, तो कैसे याद करना समझ के एकदम। परागकण छोटे होने चाहिए, बड़े? छोटे क्यों? क्योंकि आपको पता है बड़े होंगे तो भारी होंगे, भारी होंगे ना, हवा लेके जाएगी तो वो रास्ते में गिर जाएंगे, छोटे छोटे होंगे तो हवा दूर तक लेके चली जाएगी उड़ा के उन्हें, तो छोटे होंगे। याद हो गया? हल्के होंगे, पता है क्यों होंगे? शुष्क होंगे। शुष्क क्यों होंगे? सोचो अगर पराग कोष पे रखे हुए हैं वो शुष्क नहीं चिपके हुए तो हवा कैसे ले जाएगी उसे उठा के, वो तो चिपका रहेगा उस पर, तो शुष्क होंगे, शुष्क होंगे तो एकदम हवा का झोंका उड़ के चला जाएगा। बात समझ आ रही है? शुष्क होंगे, चिपचिपी हुई वार्तिका पराग कोष चिपचिपा हुआ तो क्या होगा, वो तो चिपका रहेगा, हवा आएगी तो चली जाएगी, उसे लेके नहीं जाएगी क्योंकि वो चिपका पड़ा उससे, पराग कोष से। तो क्या से होने चाहिए? शुष्क होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? अत्यधिक मात्रा में निकाले जाते हैं, क्यों? रीजन समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि सोचो अगर एक ही परागकण पक्का है कि हवा वहां तक लेके जाएगी, मान लिया कि इस पेड़ से उस पेड़ तक क्या है, परागकण को जाना है, तो पक्का है एक परागकण अगर निकाल दिया उसने तो क्या पक्का है पहुंच जाएगा? अरे जिन कितने तो रास्ते में गिर जाएंगे, सीधी बात है, हवा आएगी, क्या पता डायरेक्शन खराब हुई तो परागकण को जाना इस डायरेक्शन, हवा चल रही है इस डायरेक्शन में, तो इसलिए ज्यादा निकालते हैं। ज्यादा इसलिए निकालते हैं कोई ना कोई तो पहुंचेगा ही, वो तो ये सोच के निकाल देते हैं बहुत सारे कि कोई ना कोई तो पहुंचेगा ही। बात समझ आगे, अत्यधिक निकालते हैं। यहाँ पे देखो वार्तिकाग्र लंबी होनी चाहिए, यहाँ पे देखो इनका रोल है, कीटों वाले में रोल क्यों नहीं था मैंने बताया था ना, वार्तिकाग्र लंबी क्यों होनी चाहिए। अब मान लो पुष्प यहाँ तक का लेंथ का है, वार्तिकाग्र उसके अंदर ही है, तो हवा तो ऊपर से आके निकल जाएगी और उसके साथ जो परागकण है वो भी निकल जाएगा। पता चला वार्तिकाग्र को पता ही नहीं चला क्योंकि वार्तिकाग्र तो दुखी हुई नीचे, सीधी बात है। तो वार्तिका क्या होनी चाहिए, वार्तिका होगी ऊपर उठी हुई, तो सीधी बात है, मान लिया पुष्प यहाँ तक के साइज का है, वार्तिका निकली हुई ऊपर, जैसे हवा का झोंका आएगा तो क्या होगा, वार्तिका पे टच होगा, परागकण गिर जाएगा। तो वार्तिका कैसी होनी चाहिए, लंबी। रीजन समझ में आ गया? वार्तिकाग्र बड़ी होनी चाहिए, देखो जब गिरेगा, क्योंकि वार्तिका बड़ी होगी, अगर इतनी बड़ी है तो समझ लो इतने बीच में अगर परागकण गिरा तो उसमें पहुंच जाएगा, अगर इतनी छोटी हुई तो गिरने के चांस तो बहुत कम होंगे उसमें, तो हाँ नहीं भी गिर सकता, सीधी बात इतनी छोटी वार्तिका में। तो क्या होनी चाहिए, वार्तिका कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, और चिपचिपी, ये चिपचिपी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे अगर हवा के साथ जा भी रहा है ना, चिपचिपाहट तो खींच ले उसे, समझ में आया ना, अगर जा रही है हवा के साथ चिपचिपी है तो एकदम खींच लेगी उसे अपनी साइड में, अगर उससे टच हुआ तो एकदम चिपका लेगी की आदत वो,
ठीक है, तो शायद आपके पॉइंट ये तीनों क्लियर हो गए। तो इनसे पता है आपको ज्यादा पॉइंट से कैसे क्वेश्चन आता है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। यहाँ पे देखो सैम, क्या पानी भी देखता है कि परागकण सॉरी कि पुष्प कैसा है, उसे दिखेगा पानी को? ये तो बहुत बढ़िया पुष्प है भाई, रंगीन बहुत है ये तो, उसे दिखेगा थोड़ा ही, सोचो उसे दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। उसे पानी को भी खुशबू इसमें सूंघता है वो? नहीं सूंघता ना, उसे क्या पता कैसा भी है। तो सीधी सी बात है, पहला वाला पॉइंट इसका और इसका सेम रहेगा। बात समझ में आ गई? क्या इसका भी ये रहेगा, देखो कुछ छोटा होगा, रंगहीन होगा, गंधहीन होगा, मकरहीन होगा। पहला पॉइंट दोनों का सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि वायु भी क्या है, निर्जीव है, इसे पता नहीं कि खुशबू कैसी है, रंग कैसा है, रूप कैसा है, इसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये भी निर्जीव है, इन दोनों को मतलब नहीं कैसा है देखने में, क्योंकि इनकी दोनों की ये है कि नाक नहीं है इनकी और आंखें नहीं है। अगर होती दोनों की तो सीधी सी बात है, सूंघ के और आंखों से देख सकते हैं, तो इन्हें कोई मतलब नहीं कैसा है। अब दूसरा देखो, यहाँ पे परागकण कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, हल्के होते हैं। यहाँ पे भी कैसे होने चाहिए? अरे पानी के साथ भी सोचो, अगर भारी पत्थर आप डालते हैं बहते हुए पानी में, तब भी क्या होता है, वो नीचे बैठ जाता है, और हल्का होगा तो बहता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए? छोटे और हल्के। तो यहाँ पे भी क्या होने चाहिए? सीधी बात है, हल्के होने चाहिए। छोटे भी होने चाहिए, हल्के होने चाहिए। अब तुमको पता है कि पानी में परागकण गल भी सकते हैं, तो उस पर क्या होनी चाहिए? परत होनी चाहिए ना सेफ्टी के लिए, तो उस पर मोम की परत होती है। और आपको पता है मोम पर पानी बैठता है? नहीं ना, मोम पे तो पानी का असर ही नहीं होता। आपको पता है, मोम लेना, उसमें पानी डालना, बिल्कुल असर ही नहीं करेगा। तो इसलिए उस पर मोम की परत होती है। क्यों होती है मोम की परत? ताकि पानी में गले ना। तो क्या होती है? मोम की परत भी होती है। पॉइंट क्लियर है? आगे देखो, वाटिका लंबी होगी, यहाँ पे भी लंबी होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, जो ऊपर तक उठी हुई पानी अगर उसकी लेयर से निकल भी गया, खुद सोचो, वाटिका अंदर होगी, पानी ऊपर से निकल भी गया तो क्या पराग कहां पहुंचेगा? नहीं ना। जैसे वाटिका बाहर निकली हुई, नीचे से पानी आया ना, एकदम पहुंचे उसमें। वाटिका चिपचिपी, ये भी वही रीजन है, चिपचिपी होनी चाहिए ना, क्योंकि आएगा जैसे पानी जाएगा ऊपर से, पराग गया इसने चिपका लिया। ठीक है, और क्या होनी चाहिए? मोम युक्त ये भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों पानी में, दोनों कहां पे? पानी में, वरना गल जाएंगे। पॉइंट शायद क्लियर हो, समझ आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अच्छे से नोट करना। और ज्यादा पॉइंट जो बनते हैं टॉपिक से, तो उससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। राइट, अब देखो यहां तक के टॉपिक क्लियर है, और उसको मैंने बोला एनसीईआरटी इसीलिए पास में लेके बैठना। सीधी बात है, हम क्या करेंगे, पॉइंटों को एनसीईआरटी से देखेंगे, और क्लियर जो करेंगे वो किससे करेंगे? एलन के अकॉर्डिंग नोट्सों से कराऊंगा मैं। ठीक है, दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, सीधी बात है, एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, किसी की भी क्लास लो, चाहे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, ठीक है, होनी चाहिए। वहां पे क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं ये बताऊंगा, ये क्वेश्चन यहां से पूछेगा, ये इंडेक्स वाले, ये वाले इंपोर्टेंट है, ये वाले इंपोर्टेंट है, वहां पे मैं ये बताऊंगा। और क्या होगा, एनसीईआरटी मेरे पास होनी चाहिए सबके आपके, सीधी बात है। मेरा पर्पस ये है कि आपकी क्लियरिटी कराऊं मैं किससे? एलन के नोट्सों से, और पढ़ाऊं किससे? एनसीईआरटी से। क्योंकि जब एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछे, हम क्यों पढ़े बाहर? हम एक भी पॉइंट बाहर नहीं पढ़ेंगे, हम एनसीईआरटी में जितने इतने पॉइंट ही कराऊंगा, उससे पेपर आएगा पूरा। यहाँ पे देखो, अब आता है पराग स्त्री केसर संकर्षण। पराग का मतलब, पराग, पराग का मीन्स है परागकण। यहाँ पे पराग किसे बोल रहा है? पराग कण। होता है ना पराग दुग्ध डेयरी, ऐसा भी तो कुछ होता है ना, देखो उसकी बात नहीं चल रही। पराग कण, स्त्री केसर का मतलब तो आपको पता है, होता नहीं है वो? हाँ, मैंने लिखा हुआ देखा ना, पराग तो मुझे याद आ गया। स्त्री केसर, स्त्री केसर हो गया। संकर्षण का मीन्स होता है एक संकर्षण होना उसमें, ऐसे मान लो एक तरह का आकर्षण है। ठीक है, संकर्षण क्या है? संकर्षण का मीन्स होता है अगर किसी में, जैसे दोनों एक दूसरे के पास आ गए, तो जो भी इंटरनल रिएक्शन चल रही है उसमें, ठीक है, तो उसे कहते हैं संकर्षण। राइट, तो क्या हुआ, अब बर्ड से पता चल रहा है परागकण और स्त्री केसर के बीच कुछ क्या होगा, क्रियाएं होंगी आपस में, तो इसे बोलते हैं स्त्री केसर संकर्षण। होता क्या, देखो तुमने देखा है कभी कि आम के पेड़ पे पपीता आ गया? देखा है? मैंने नहीं, मैंने भी नहीं देखा। तो क्या होगा, सोचो अपने माइंड से, क्यों नहीं होता ऐसा? आम के पेड़ पे पपीता, खजूर के पेड़ पे अनानास, ऐसा क्यों नहीं होता? सोचने वाली बात है, वही समझने वाले। देखो यहाँ पे तो मेरा मेन पर्पस तो ये सी बात है कि पॉइंट समझ में आना चाहिए, रटना कुछ नहीं पड़े, इसलिए मुझे क्या कोई भी एग्जांपल देना पड़े। सोचो, जैसे ही मान लिया, देखो मानो, यहाँ पे ध्यान से मानना है तुम्हें,
ठीक है, बहुत ही अच्छे से। ये क्या है, ये क्या है, इस तरीके से मान लिया कि यहां पे एक पेड़ किसका है, आम का, और परागकण अमरूद का आ गया इसमें। किसका परागकण आ गया, अब आम के पेड़ में अमरूद का परागकण अगर आ गया तो क्या होगा, अगर ये क्या हो जाए, निषेचन हो जाए, तो सीधी बात है क्या होगा, आम प्लस अमरूद बराबर नमरूद हो जाएगा, पता नहीं कुछ ऐसे हो जाएगा, मतलब दोनों का मिक्सचर बन जाएगा, सीधी बात। तो क्या होगा, अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां देखो कि जैसे ही आएगा तो ये पहचानेगा। स्त्री केसर क्या करता है, स्त्री केसर में कैपेसिटी होती है अपने परागकण को, अपने पराई की पहचान होती है, सीधी बात है। इसे क्या होता है, अपने पराई की क्या होती है, इसे पहचान होती है। यहां पे देखो जैसे आएगा स्त्री केसर क्या कर देगा, स्त्री केसर है ना, तो स्त्री केसर का ऊपर वाला क्या होता है, वार्षिकाग्र, आपको पता है ना, वार्षिकाग्र है ना। अब देखो यहां पे क्या होगा, वार्षिकाग्र में क्या होगा, वार्षिकाग्र में कैपेसिटी होती है, पहचान लेता है, किसे पहचान लेता है, ये परागकण अपना ही है या पराया, राइट, तो इसकी कैपेसिटी होती है। तो जैसे ही दूसरे का अगर परागकण आएगा तो क्या होगा, ये पहचान लेगा, तो इसकी वृद्धि नहीं होने देगा, इसलिए आम के पेड़ पे अमरूद नहीं होते, क्योंकि सीधी बात है यहां पे क्या नहीं, निषेचन ही नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ, माना नेक्स्ट टाइम, क्या नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ जैसा होना चाहिए था, नेक्स्ट टाइम कैसा हुआ, जैसा होना चाहिए था। अब क्या आम का पेड़ है, परागकण भी किसका है, आम का ही। इसने क्या हुआ, पहचाना, वार्षिकाग्र में पहचाना, हाँ अपना ही है, तब इसे क्या हुआ, निषेचन करने की परमिशन दे दे। अब आपको पता है इसी बात है, जैसे ही इस पे आता है तो क्या होता है, अंकुरित होता है। ये अंकुरित का मीन्स तो सब जानते हैं, अंकुरित का मीन्स सब जानते हैं। तो ये अंकुरित होता है, इससे पराग नली निकलती है, क्या निकलती है, पराग नली निकलती है, और पराग नली निकल के क्या होगा, सीधी बात है, कहां पहुंचेगी, वो परागकोश में पहुंचेगी, और परागकोश में जाके क्या, वहां पे क्या डाल देगी, नरयुग्मक डाल देगी, और निषेचन हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना, या तो कोई दिक्कत, कोई डाउट, ऐसे होता है। इसे बोलते हैं क्या, पराग स्त्री केसर संकर्षण। इस पैसेज में कुछ भी नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी के इस पैसेज में कुछ भी नहीं लिख रखा है, बस इतना मुझे बताना था, तो क्या कर लेना, आपको एक बार रीड कर लेना, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बस नॉर्मल सी बात दे रखी जो मैंने आपको समझाई है। अब आता है अगला टॉपिक, यहां पे ये यहां पे समझना आपको, ठीक है, इससे टॉपिक निकलते हैं, थोड़ी सी इंटरनल पॉइंट भी निकलते हैं, इससे इंटरनल पॉइंट भी निकलते हैं। अब यहां पे देखो, ये तो समझ आ गया ना, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है का मतलब कुछ भी नहीं है, सीधी बात है। जितना मैंने समझा दिया इतना समझना आपको, बस एक बार क्या कर लेना है, वही बताया ना मैंने एनसीईआरटी की बुक को, मेरा समझा हुआ पढ़ने के बाद एक बार न्यूज पेपर की तरह पढ़ लो, बात करते। तो इस पैसेज को भी न्यूज पेपर समझ के पढ़ लेना चाहिए, इसी बात है। आगे देखो, कृत्रिम का मीन्स क्या होता है, कृत्रिम, कृत्रिम क्या होता है, जो मानव बनाता है कोई चीज को, उसको कृत्रिम बोलते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल। आर्टिफिशियल क्या होता है, आर्टिफिशियल जो हम बनाते हैं, और नेचुरल जो गॉड बनाता है, खुदा बनाता है। तो बात समझ आ गई। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल संकरीकरण का मतलब संकरण की बात चल रही है, मतलब संकरण की बात चल रही है, राइट। अब देखो क्या होता है, क्या होता है संकरण का मीन जानते हो, संकरण जब बोलते हैं जब डिफरेंट के बीच क्या कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है, डिफरेंट के बीच, एक ही जाति के ना हो, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे स्वयं परागण नहीं कराएंगे, बस, ठीक है ना, अपनी मर्जी से परागण कराएंगे। मान लिया कि हमें कोई नई हाइब्रिड फसल बनानी है, तो क्या करेंगे, हम अपनी मर्जी से हम चॉइस करेंगे किस किस का क्या कराएं, किन किन जातियों का मिक्सर कराएं, जो एक नई जाति बने। बात समझ रहे हो, हाइब्रिड क्या होता है, नई किस्म तो बनाई जाती है उसमें, ये तो सुना होगा ना, नई किस्म बनाई जाती है। नई किस्म कैसे बनेगी, हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसमें परागण कराएंगे, तो स्वयं परागण नहीं होगा, ये बात याद रखना। बाकी यहाँ पे आप संकीर्णकरण को पूरा पढ़ेंगे, एक पूरा चैप्टर है यहाँ पे, ये 12th में इसे वहां पे पढ़ेंगे, बस इतना ध्यान रखना कि स्वयं परागण नहीं होगा यहाँ पे, और पर परागण होगा वो भी हमारी मर्जी से। पॉइंट क्लियर है, स्वयं परागण नहीं होगा, कैसा परागण होगा, यहाँ पे पर परागण होगा, वो भी हमारी मर्जी से, जिसका हम परागण कराना चाहेंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे 3 स्टेप 4 स्टेप होते हैं। पहला होता है विपुंसन, क्या होता है विपुंसन, एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। हमारे पास क्या है, देखो पुष्प में शॉर्ट में बना रही हूं, ठीक है, शॉर्ट पुष्प का मीन्स
बस मैं इतना बना रही हूँ जितनी की जरूरत है आपको। मैंने पहले ही बोला था आपको कंप्लीट पुष्प बनाना है। मुझे तो बस क्या है स्त्रीकेसर और यहाँ पे किसकी जरूरत है, पुंकेसर की जरूरत है। एक ही पुंकेसर स्त्रीकेसर बना के बता रही हूँ आपको, तो पूरा पुष्प बना लेना आपके नॉलेज के लिए। तो देखो क्या हुआ, विपुंसन में क्या होता है, माना कि हम स्वयं परागण नहीं कराना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें नई जाति बनानी कोई हाइब्रिड, राइट। अब आपको पता है कि अगर स्वयं परागण होता है तो करेक्टर चेंज नहीं होते। बात समझ आ रही है? जैसे अगर आदि मानव थे पहले, उसमें क्या होता, चेंजेस नहीं होते, भिन्नता नहीं आती, डिफरेंट नहीं होता उसमें, तो क्या होता, आज भी सब क्या होते, आदि मानव के जैसे होते। तो क्या हुआ, उसमें चेंज हुआ। चेंज क्या होता है, चेंज ही, तुम्हें पता है चेंज दो तरह का होता है, एक अच्छा एक बुरा। तो अच्छे चेंज को विकास कहते हैं, बुरे चेंज को विकास नहीं कहते। ग्रोथ डेवलप किसे बोलते हैं, अच्छे को। तो क्या हुआ, आदि मानव से मानव बना तो क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, अच्छा चेंज हुआ होगा, है? तो उसे क्या बोलते हैं हम, विकास बोलते हैं। तो विकास कब होगा, जब भिन्नता आएगी। भिन्नता का मीन्स पहले से डिफरेंट बनेगा, तभी तो विकास होगा ना। आदि मानव के जैसे अब भी सब होते तो क्या होता, विकास होता नहीं ना, डिफरेंट नहीं होता, पहले सेम होता। तो ध्यान रखना, स्वयं परागण की एक दिक्कत है कि इसमें चेंज नहीं होता। क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता, वैसा ही बनता रहता है। अगर आपको नया बनाना है तो क्या कराना पड़ेगा, पर परागण कराना पड़ेगा। बात समझ आ रही, क्या कराना पड़ेगा, पर परागण कराना पड़ेगा। बस इतना मुझे समझाना, आगे समझे आप। विपुंसन में क्या करते हैं हम, इसका पुंकेसर काट देते हैं। क्या किया हमने, पुंकेसर को काट दिया। क्या किया, फर्स्ट में क्या किया, पुंकेसर काट दिया, पुंकेसर काट कर निकाल दिया, काट कर निकालते निकालते हैं। फर्स्ट में क्या किया हमने, फर्स्ट स्टेप में पुंकेसर काटा हमने और निकाल दिया, काट के निकाल दिया। अब क्या नहीं होगा, सोचो क्या नहीं होगा, स्वयं परागण नहीं हो सकता। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, विपुंसन। और ध्यान रखना, जो यहाँ पे मैं सीरीज बना के दे रहा हूं ना आपको, वो इसीलिए दे रहा हूं, अगर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे बच के नहीं जाना चाहिए। पहले क्या होता है, विपुंसन, फिर क्या होता है, वैगिंग, फिर होता है परागण, फिर उसके बाद पुनः वैगिंग होता है। बहुत क्वेश्चन पूछता है वो सीक्वेंस में, नीट में। समझ आया? तो हमने क्या किया, इसे काट के निकाल दिया। तो इसमें पहले में क्या रुका, स्वयं परागण। यहां पे क्या रुक गया, स्वयं परागण, परागण, स्वयं परागण क्या हो गया, रुक गया है। ठीक है ना। फिर कर देते हैं बैगिंग। बैगिंग का मीन्स होता है पैकिंग। बैगिंग का मीन्स क्या होता है, पैकिंग कर देते हैं। इसे क्या कहते हैं, बोरा वस्त्र भी कहते हैं। बोरा का मतलब, बोरा वस्त्र, वस्त्र का मीन्स तो जानते हो आप वस्त्र पहन रहे हो तो ढक रहे हो ना, कवर। ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, हमने इसे काटा, काटने के बाद हमने कुछ ऐसा इंटरफेस देखा, ऐसे करके, ऐसे था ना। अब हमने क्या किया, ऐसे करके, ये हो गया ना। वो तो हमने काट के निकाल दिया, और इसे क्या कर दिया हमने, इसे बंद कर दिया। क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो लगा दिया ना इस पे वस्त्र, पर्दा, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, कवर चढ़ा दिया हमने। इस पे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बैगिंग। उसको बोरा वस्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बोरा वस्त्र भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है क्या, बोरा वस्त्र। ठीक है, बैगिंग कर दिया। अब बैगिंग से क्या रुका, अब आपको पता स्वयं परागण तो नहीं होता। अब हमने इसे ढक दिया, अब बाहर से क्या, परागकण भी नहीं आ सकता, तो इससे क्या रुक गया, बैगिंग से अब पर परागण भी नहीं हो सकता। हमने बैगिंग इसलिए की है ना, क्योंकि हमें अपनी मर्जी से बनाना है यहाँ पे हाइब्रिड। अब क्या करते, मान लिया कि हमने क्या किया, इसे क्या किया, इसे खुला हुआ छोड़ देते, तो पर परागण तो हो सकता है ना। और हमें डालने अपनी मर्जी वाले परागकण, तो इतने पता चला कि हम परागकण लेने गए, इतने तो क्या हो गया, निषेचन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ढका क्यों हमने, ताकि हमारी मर्जी के बिना दूसरे से परागकण ना आ जाए। तो इससे क्या रुका है, पर परागण रुका है। देखो, पर परागण। बात समझ आ रही है ना। बैगिंग करने से क्या रुका है, पर परागण रुक गया। फिर क्या किया हमने, फिर हम लेके आए, क्या हुआ, परागकण लेके आए, इसे थैले को खोला, खोलने के बाद इसमें परागकण क्या करे, डाले, और सीधी बात है क्या करा दिया, परागण करा दिया। तो ये हो गया परागण। तीसरा स्टेप समझ में आगे, क्या करते हैं हम, खोल देते हैं। और फिर क्या करते हैं, फिर हमने क्या किया, परागकण डाल दिए इस पे, परागण हो गया, फिर दोबारा से ढक दिया। एक बात बताओ, हम परागकण डाल के चले गए, पता चला हमारे परागकण ने तो निषेचन ना किया, दूसरे ने आके कर लिया निषेचन, तो क्या होगा, हमारी तो मेहनत बेकार जाएगी। तो फिर से दोबारा से इसे ढक देते। पूरा प्रोसेस शायद आपको समझ आ गया होगा, राइट, समझ आ गया ना। अब इसे देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम कौन सा,
हम देखने वाले हैं दोहरा निषेचन। ठीक है, वो आपने पढ़ा है 12th में भी अच्छे से पढ़ा। और ध्यान रखना चैप्टर करने से पहले, जैसे मैं कराऊंगा, कल कराऊंगा क्या, वैद्युत क्षेत्र कराऊंगा, है हमारा वैद्युत क्षेत्र तो तथा आवेश है ना, उस चैप्टर को कराऊंगा। तो क्या करना है आपको, उस चैप्टर को पहले कर लेना एक बार। इसी बात सबके तो वीडियो पड़ी हुई है, आप अच्छे से करके आएंगे ताकि यहाँ पे इंटरेस्ट आना चाहिए पढ़ते हुए। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोहरा निषेचन। ठीक है, दोहरा निषेचन का मीन समझो, दोहरे का मीन तो आप तो जानते हो डबल, निषेचन का मीन निषेचन। तो यहाँ पे दोहरे का मतलब दो, सिंपल में समझ लो, दिक्कत आ रही है दो। और निषेचन का मीन तो जानते हैं आप, क्या क्या, अरे नरयुग्मक माधव युग्मक का मिलना ही तो निषेचन कहलाता है। तो यहाँ पे दो निषेचन होंगे, सीधी बात है। कितने निषेचन होंगे, दो निषेचन होने वाले। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे समझेंगे आप क्या होने वाला है। और एक चीज ध्यान रखना कि हमारे जो पादप होते हैं कितने तरह के होते हैं, जिसमें बीज बनते हैं, बीज बनते हैं, दो तरह के पादप होते हैं। वैसे ये आएगा तो और अच्छे से पढ़ेंगे हम। तो क्या होता है, दो तरह के पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं अनावृत बीजी और एक होते हैं आवृत बीजी। अनावृत बीजी और आवृत बीजी में क्या होता है, आवृत बीजी जो हम पढ़ रहे हैं, हम कौन से पढ़ रहे हैं, आवृत बीजी। तो आवृत बीजी वो होते हैं जिसमें क्या होते हैं, जो बीज होते हैं वो फल भित्ति के अंदर होते हैं, उन्हें कहते हैं आवृत बीजी। मैंने पहले भी बताया था आपको, 12th में पढ़ाया था तब भी बताया था। आवृत बीजी कौन होते हैं, आवृत मीन्स आवरण, आवृत मीन्स आवरण, इसका मतलब बीज आवरण के अंदर होंगे, और आवरण यहाँ पे क्या, फल भित्ति। ठीक है, अनावृत आवरण नहीं, तो बीज बिल्कुल बाहर ही होंगे, कोई भी आवरण नहीं होगा, जैसे सूरजमुखी के दिखते हैं ना सामने रखे हुए बीज, ऐसे। हम कौन सा पढ़ लें, हम कौन से वाले पढ़ लें, आवृत, आवृत मीन्स आवरण वाले। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक परागकण आया, क्या आया, एक परागकण आया। पहले वही होगा पराग इस तरीके से संकर्षण, इसने पहचाना, इसे बोल दिया हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपने ही वाला। फिर क्या करेगा, ये जो हमारी क्या है वाटिकाग्र, ये यहाँ पे लिक्विड देती है इसको, क्या आता है, लिक्विड निकलता है इससे, लिक्विड निकलता है। जब लिक्विड निकलता है तो सीधी बात है, ये क्या होती है, ये फूलना स्टार्ट कर देती है। और तुमको पता है जब फूलेगी तो क्या होगा, भागेगी। अब तुम ये सोचो, भागेगी मतलब समझ में नहीं आ रही होगी तुम्हें। देखो हमारा परागकण कुछ ऐसा था, ऐसा था ना, ऐसा था नहीं, बताओ मुझे, एक छिद्र था ना यहाँ पे, जनन छिद्र था ऐसा। जब क्या होगा, यहाँ पे जब प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा तो देखो यहां से तो बाहर को नहीं जा सकती कोई भी है यहाँ पे, तो क्या होगा, इससे यहाँ पे देखो जनन छिद्र है ना, तो यहाँ पे नली बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाएगी प्रेशर की वजह से। बात समझ आ रही है, क्योंकि यहाँ से नली नहीं निकल सकती, और तो नहीं निकल सकती क्यों, यहाँ पे तुम्हें पता दो भित्तियां लगी हुई हैं बहुत सॉलिड वाली, और कैसे नहीं निकल सकती, तो किससे निकलेगी, जनन छिद्र से एक प्रेशर की वजह से नली निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखो नली निकलनी स्टार्ट हो गई, इससे नली स्टार्ट हुई, यहाँ पे देखो हुई यहाँ पे, और क्या किया उसने, क्या किया, यहाँ पे आ गई, क्या किया उसने, यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे आके क्या किया उसने, नर युग्मकों को डाल दिया, नर युग्मकों को डाल दिया। समझ में आ रहा है ना, दो नर युग्मक है यहाँ पे, कितने नर युग्मक है, दो। एक नर युग्मक तो निषेचन करेगा किससे, अंडकोशिका से, किससे, अंडकोशिका से। एक निषेचन करेगा ये हमारे ध्रुवीय केंद्रकों से। जब ध्रुवीय केंद्रकों से निषेचन करेगा तो आपको पता है नर युग्मक भी क्या है, एक केंद्र की तो है, याद नहीं रहा क्या था उसमें, केंद्र को कोशिका है, सीधी बात है, ठीक है ना। तो क्या है, केंद्र की तो है, तो ये क्या हो गए, एक तो दो तो इनके केंद्र, एक नर युग्मक वाला केंद्र, कितने केंद्रक हो गए, तीन केंद्रक हो गए। अरे तीन केंद्रक नहीं हो गए, तीन केंद्रक हो गए। यहाँ पे देखो आपको पता है ये क्या हो गया, ये दो केंद्रक हो गए, एक अंडकोशिका वाला एक नर युग्मक वाला, ठीक है ना। तो कितने निषेचन हुए, देखो एक तो निषेचन दोनों के बीच हो गया, इनके बीच हो गया, ठीक है। एक निषेचन कहां पे हुआ, यहाँ पे हुआ, और एक निषेचन अंडकोशिका में हुआ। तो कितने निषेचन हो रहे हैं, देखो यहाँ पे दो निषेचन हो रहे हैं, इसलिए इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। बात शायद क्लियर हो गई, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना, दोहरा निषेचन क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये तीन है, और आपको पता है दो केंद्रक होते हैं तो क्या बोलते हो आप कोशिका को, द्विगुणित। यहाँ पे कितने केंद्रक है, तीन,
तो क्या होगा, त्रिगुणित। त्रि का मतलब तीन, गुणित का मतलब जुड़े हुए, तो त्रिगुणित है, त्रिगुणित है ना, द्विगुणित। और ये कैसी कोशिका है, द्विगुणित। अरे नहीं समझ आया, द्विगुणित क्यों है, क्योंकि तुम्हें पता अंड कोशिका आधी है, एन है, सोचो अंड कोशिका एन है और नर युग्मक भी क्या है, एन है, दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा 2n, क्या हुआ द्विगुणित। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी क्या है यहाँ पे 2n है, ये क्या है यहाँ पे दो केंद्रक 2n है ऑलरेडी, इसमें एक कौन सा और ऐड हो जाएगा, ये तो देखो 2n हो गया, ये तो समझ आ गया ना, ठीक है। ये वाला एक निश्चेषण समझ आ गया, दूसरा निश्चेषण देखो इसे डिफरेंट बनाए थोड़ा। ये जो दो केंद्रक है क्या है 2n है ना, एक किसका नर युग्मक का, कितने हो गए 3n, क्या हो गया त्रिगुणित। दोनों बातें शायद आपके समझ में आ गई, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया त्रिक संलयन। त्रिक संलयन समझ में आ गया ना, तीन संलयन हो रहे हैं यहाँ पे, वैसे ही पता है तीन केंद्रक संलयन हो रहे हैं तो त्रिसंलयन होता है, तीन को त्रि कहते हैं, और यहाँ पे द्विसंलयन हो गया। यहाँ पे क्या संलयन हो रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, दो मिल रहे हैं ना, तो ये द्विसंलयन होता है, ये त्रिसंलयन होता है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो हम देखने वाले हैं किससे क्या बनेगा। यहां पे अब मैं फ्लो से बना के बताता हूं आपको। आपको पता है क्या होगा, यहाँ पे देखो अंड कोशिका, क्या होगा अंड कोशिका, कोशिका अंड कोशिका है, राइट। प्लस इससे क्या मिल रहा है नर युग्मक, युग्मक, दोनों मिले क्या बना, आपको पता है युग्मनज बना होगा, युग्मनज बन गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट, ठीक है ना। युग्मनज काय में चेंज होगा आपको पता है, भ्रूण, ठीक है, भ्रूण। एक प्रोसेस यहाँ पे ये होगा, एक प्रोसेस ये होगा, ध्यान रखना भ्रूण पे ही रुक जाता है, बीच के अंदर क्या होता है भ्रूण होता है। कभी सोचो पेड़ बन के रुकेगा बीच के अंदर, भ्रूण पे रुक जाता है, फिर क्या करोगे आप, बीज लोगे, बीज को क्या करोगे बोओगे आप जमीन में, फिर उससे पेड़ तब निकलेगा। तो बीज के अंदर यहाँ पे प्रोसेस रुक जाता है भ्रूण में। कोई डाउट, कोई दिक्कत। अब देखो दूसरा वाला, ये वाला प्रोसेस समझ में आ गया ना, अंड कोशिका वाला प्रोसेस समझ आ गया ना। तो मेन निषेचन कौन सा है हमारा, ये वाला, क्योंकि दोहरा निषेचन, दो निषेचन हो रहे हैं, लेकिन मेन तो यही वाला है ना, भ्रूण वाला। वो भी मैन है, लेकिन सबसे ज्यादा मैन, अगर दो मैन में कोई मैन चीज छांटे तो भी तो एक मैन निकलता है ना उसमें, इसलिए। अब देखो दूसरा क्या होगा, दूसरे निषेचन को समझेंगे हम। देखो यहाँ पे क्या होगा, क्या है दो, दो क्या है यहाँ पे, दो ध्रुवीय केंद्र के, दो क्या है ध्रुवीय केंद्र, बात समझ आ रही है, दो ध्रुवीय केंद्र के, प्लस एक क्या मिलेगा यहाँ पे नर युग्मक, नर युग्मक। अब देखो दोनों का निषेचन हुआ, क्या हुआ यहाँ पे निषेचन हुआ। आपको पता है निषेचन यहाँ पे भी हुआ है, निषेचन यहाँ पे भी हुआ, दोनों जगह निषेचन होगा ना। लेकिन यहाँ पे निषेचन के बाद क्या बना युग्मनज, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा निषेचन के बाद, यहां पे बनेगा देखो प्राथमिक, प्राथमिक भ्रूण, भ्रूण कोश केंद्र। बात समझ में आ गई, क्या बना हमारा प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बन गया इससे। फिर बनेगी इससे प्राथमिक, फिर बनेगी इससे प्राथमिक, प्राथमिक भ्रूण कोश, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश कोशिका, ठीक है, कोशिका, भ्रूण कोश कोशिका बन गई। फिर इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा भ्रूण कोश, क्या बनेगा इससे भ्रूण कोश। बात समझ आ गई, इससे बनेगा भ्रूण कोश। अब यहां पे देखो जैसे ही निषेचन होगा, एक चीज क्योंकि वो पॉइंट टू पॉइंट पूछता है, उसने पूछ लिया था एक बार, ये जैसे ही निषेचन होता है ये प्रति व्यासांत कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है समाप्त, किसके बाद निषेचन के बाद। उसने पूछा था ये कोशिकाएं समाप्त होती है निषेचन से पहले, निषेचन के बाद, निषेचन के टाइम। तो सीधी बात कब होती है निषेचन के बाद, पहले निषेचन होगा। क्योंकि आप खुद सोचो अगर सहायक कोशिका क्या कर रही है निषेचन में सहायता कर रही है तो पहले तो खत्म नहीं होगी, निषेचन कराने के बाद चाहे मर जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सहायक कोशिका है ना, तो याद रहेगा देखो सहायक कोशिका सहायता करके निषेचन में फिर क्या होगी खत्म, ठीक है। बात समझ आ गई, तो ध्यान रखना क्योंकि एक एक पॉइंट पूछ लेता है वो।
तो समझ आ गया ना। तो यहाँ पे क्या बना, दो निषेचन हुए, एक बना हमारा यहाँ पे भ्रूण और एक बना हमारा भ्रूण कोष। देखो भ्रूण का मीन्स तो भ्रूण आप जानते हैं, ठीक है। और पोष का मीन्स क्या हो गया, देखो पोष है ना, पोष लिखने के बाद लाव लगा दो, क्या हो गया पोषण। तो भ्रूण को पोषण देंगे, ये क्या देंगे, ये बात समझ में आ रही है ना। वर्ड से मीन्स निकालते हैं, यही अपना थोड़ा सा यूनिक तरीका है, यूनिक ना, समझ में आता है। देखो भ्रूण का मीन्स भ्रूण और पोष पे हमने लाव लगा दिया, पोषण हो गया, क्योंकि ला भी अपनी पोषण हो गया। तो क्या होगा, भ्रूण को पोषण देगा, भ्रूण को क्या देगा, पोषण देगा, ठीक है। भ्रूण को पोषण देगा भ्रूण कोष। पॉइंट शायद आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बात बताओ, भ्रूण जब डेवलप करेगा तो उसे पोषण भी तो चाहिए, एनर्जी चाहिए, इसलिए इसका काम होता है भ्रूण को पोषण देना। पॉइंट शायद क्लियर हो गया होगा, राइट। अब देखो भ्रूण कोष समझना है आपको, भ्रूण कोष कैसे डेवलप करता है, कैसे बनता है। यहां पे देखिए, आपने ये तो समझ लिया, क्या कुछ ऐसा हमने देखा था, क्या देखा था, कुछ ऐसा देखा था आपने, शायद देखा था ना। और यहां पे क्या था, यहां पे क्या था, यहां पे क्या था, याद करो, यहां पे ऐसे था, ठीक है। यहां पे इसके बाद किस ऐसे निषेचन हुआ, निषेचन हुआ ना। तो आपको पता है ये क्या बन गया, युग्मनज बन गया। यहाँ पे क्या बन गया, ये युग्मनज बन गया। और ये जो था यहाँ पे क्या बना था, जो तीन केंद्र थे, ये बन गया था हमारा प्राथमिक भ्रूणकोष, कोशिका बन गई। कोशिका तो आपने समझ लिया ना, कोशिका के बाद भ्रूणकोष बना कैसे, बात समझ आ गई। अरे यहां तक तो आपने समझ लिया ना, निषेचन हो गया, निषेचन से क्या हो गया, एक तो बन गया युग्मनज, बन गया युग्मनज, और एक ये त्रिसंलन हो गया। आपको पता है प्रति समांतर कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं समाप्त हो गई निषेचन के बाद। बात क्लियर है, क्योंकि आपको लग रहा होगा तीन कोशिकाएं ऊपर थी कहां गई, दो कोशिकाएं नीचे थी कहां गई, वो निषेचन के बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। बात क्लियर है। अब देखो क्या हो गया, बीच वाले से क्या बन गया, आपको पता है क्या बन गया, भ्रूणकोष कोशिका बन गई, और इससे युग्मनज बन गया। अब देखो होता कैसे, इसे बाहर निकाल लूंगा, ठीक है। और ये आपको पता है, यहां पे देखो ये क्या है, ये क्या है, ये पता है ना आपको, क्या है ये, अंदर जितना भी भाग है, क्या बोलते हैं उसको, अरे भाई ये क्या है, भ्रूण, भ्रूण कोष, ठीक है। भ्रूण कोष हो गया, और ये भ्रूण कोष, तीनों को समझ लो पहले, फिर समझ लेंगे। भ्रूण, भ्रूण कोष, कोशिका आया भी, ये भ्रूण कोष नहीं बना है, भ्रूण कोष कोशिका आया, अभी मैं बनाऊंगा इसको, कोशिका। और ये क्या आपको पता है, ये है युग्मनज, युग्मनज, राइट। ऐसे तो समझ आ गया ना। अब देखो यहाँ पे, और ये क्या बताना मुझे, ये क्या है, ये जो था, ये क्या था आपको पता है, मैंने बताया था, बताओ, बीजांड काय नहीं है ये, बीजांड काय, बीजांड काय। यहां पे कोई भी पॉइंट कंफ्यूज तो नहीं है, बीजांड काय, ये तो सब पहले पढ़ चुके हो। अब देखो होता क्या, ऐसा निकाल लू मैं, इसे निकाल लो, मैं बताता हूं आपको कैसे बनता है। ऐसे करके प्रोसेसिंग बचा हुआ है, यहाँ पे हमारा ऐसे करके ये बचा हुआ है, ये युग्मनज बचा हुआ है, और यहाँ पे इसके चारों तरफ कुछ क्या बना है, क्या बना बताओ, ये भ्रूण कोष बना। ये अभी भ्रूण कोष कोशिका है, क्या ये भ्रूण, भ्रूण कोष कोशिका, भ्रूण कोष कोशिका समझ में आ रही है ना, भ्रूण कोष कोशिका, ये सीधी बात है। और ये क्या है, युग्मनज, युग्मनज। अब देखो क्या होगा, ये बात समझ आ गई। अब क्या करेगा, अब यहां पे ये इस तरह से, ठीक है ना। अब यहां पे क्या होगा, दो तरह से होता है, एक तो क्या होता है, देखो दो तरह के भ्रूणकोष होते हैं, एक क्या होते हैं, दो तरह के भ्रूणकोष होते हैं। एक होता है एक केंद्रीय भ्रूणकोष, क्या होता है, केंद्रीय भ्रूणकोष। केंद्रीय का मीन्स क्या होगा, जिसमें केंद्रीय केंद्रक होंगे, और एक होगा कोशिकीय भ्रूणकोष। देखो दोनों तरह के समझाने वाला हूं। एक क्या होता है, एक यहां पे बनाएंगे केंद्रीय भ्रूणकोष, कौन सा, केंद्रीय भ्रूणकोष, कौन सा भ्रूणकोष, केंद्रीय भ्रूणकोष। अब देखो इसमें क्या होता है, अब देखो इसे बनाओ, ठीक है। हमने क्या ले लिया, ओनली ये ले लिया, और यहाँ पे देखो ये ऐसे करके बना हुआ है। अब मैं इसे उठाने वाला हूं बस। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो ये है हमारे पास,
ठीक है ना। और ये क्या होगा, राइट, ये तो बना दिया ना, ये कर दिया और ये केंद्र हो गया। इसके बाद इस लेयर को ये हो गया, ठीक है, पूरा बीजांड का है। अब मैंने क्या उठाया, ओनली इसे उठा रही हूं मैं, ठीक है, केंद्रक युग्मनज को और भ्रूण कोष को, राइट। अब बाकी आपको पता है इसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, तो हम केवल इनको ले लें, दो को, क्या ले लें, दो को, अच्छे समझ में आ जाएगा। इनको हमने ले लिया ओनली दो को, ये ऊपर वाला क्या है ये, और इसके यहाँ पे बना हुआ है क्या, युग्मनज, ऐसे करके बात समझ आ गई। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे केंद्रक केंद्रक का विभाजन होता रहेगा, क्या विभाजन होता रहेगा, ओनली केंद्रक का। केंद्रक के विभाजन के बाद क्या होता है, कोशिका झिल्ली का विभाजन होता है, कोशिका भित्ति का होता है, लेकिन यहाँ पे वो दोनों प्रोसेस नहीं होंगे। क्या होगा, लगातार लगातार केंद्रक का विभाजन, केंद्रक का विभाजन चलता रहेगा, और क्या बन जाएंगे, बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, केंद्र। तो इस भ्रूण कोष में आपको क्या देख रहे हैं, ओनली केंद्र केंद्र दिख रहे हैं ना, तो इसी को बोलते हैं केंद्र के भ्रूण कोष, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, केंद्र के भ्रूण कोष। एक होता है कोश के भ्रूण कोष, कौन सा, कोशिकीय भ्रूण कोष। कोश के भ्रूण कोष में क्या होगा, देखो यहां पे जैसे ये क्या होता है, इस तरह से है ये युग्मनज, ठीक है, यहाँ पे केंद्रक है। केंद्रक के बाद क्या होगा, जैसे केंद्रक तो विभाजन होगा इसमें, साथ में कोशिका भी बन जाएगी। कोशिका कैसे बन जाएगी बताओ मुझे, कैसे बनेगी, अरे बीच में क्या होगा, झिल्ली अलग हो जाएगी उसकी, तो कोशिकाएं बन जाएंगी ना, तो कोशिका, इसे कहते हैं कोशिकीय भ्रूण कोष। इसमें क्या होगा, देखो इसमें हमारे पास क्या बनेगी, कोशिकाएं बनेगी अंदर, क्या बनेगी, कोशिकाएं, क्योंकि केंद्रक अलग होने के, केंद्रक विभाजन के बाद क्या बनती है, कोशिकाएं, तो इसमें बहुत सारी कोशिकाएं। यहाँ पे तो देखो केंद्रक विभाजन होकर ही छोड़ दिया उससे, तो केंद्रक भ्रूण कोष, लेकिन यहाँ पे केंद्रक से कोशिकाएं भी बनेंगी, तो कौन सा हो गया, कोश के भ्रूण कोष। भ्रूण कोष समझ में आ गई, कोई दिक्कत, कोई डाउट, सिंपल सा। अब इसके बाद हमें समझना है क्या, भ्रूण को समझना है अब इसके बाद, ठीक है, इसे जल्दी नोट करो। अब देखो यहां तक समझ आ गया, हमारे दो टॉपिक और बचे हुए, बस कौन सा, भ्रूण और बीज, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, भ्रूण बनने का प्रोसेस समझने से पहले एनसीईआरटी में आपके दे रखा है, ठीक है, उसको डायग्राम को देख लेना, सब कुछ मैं यहाँ पे बताने वाला हूं। आप समझना कि बीज में होता क्या है, तब आपको एकदम से पता रहेगा कौन कैसे प्रोसेस बनाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे हमारा बीज होता है। बीज में क्या होता है, भ्रूण होता है, आपको पता है, भ्रूण होता है ना। अब क्या होता है, देखो इसमें एक होता है परांकुर, क्या होता है, परांकुर, और एक होता है मूलांकुर। क्या ऐसे बना दो, ठीक है, मूलांकुर। अब देखो, अब आपको पता होगा ना कि बीज में, भ्रूण में मूलांकुर परांकुर होता है, इसका क्या प्रोसेस होता है, तो एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो परांकुर से बनेगा पिरो, पिरो का मतलब तना, जब ये अंकुरित होगा तो इससे क्या बन जाएगा, तना, और तने की शाखाएं पत्तियां जो भी बनना है, ऊपर वाला भाग मतलब जमीन से। और मूलांकुर से बन जाएगी मूल, मूल का मीन्स क्या होता है, जड़, ठीक है ना। अब इस पे, अब ये आपको पता है, अब मैं यहाँ पे समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। मूलांकुर मैं बोलूंगा, मूलांकुर परांकुर आपको सब पता है, हाँ, मूलांकुर मूल जो बनाता है, परांकुर वो जो बनाता है। अब आपको पता है पत्र वत्र तो उस पर आएंगे, सीधी सी बात है, जैसे बीज पत्र आधार आ गया, बीज पत्र आधार का मतलब बीज पत्र का आधार जो है, ठीक है ना। आधार, आधार क्या होता है, जिस पे वो रखा होता है, तो आधार तो सबका होगा, तो यहाँ पे समझ जाना, बीज पत्र आधार का मतलब बीज पत्र का जो आधार होगा। अब बीज पत्र समझो, यहाँ पे द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री, ये जो आवृत बीजी पौधे होते हैं कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक होता है द्विबीजपत्री और एक होता है एक बीजपत्री। पत्री का मीन्स तो समझ में आ रहे, पत्ते, ठीक है। तो इसमें दो रेसे, जिसमें दो रेसे होते हैं उसमें क्या बोलते हैं, द्विबीजपत्री, और जिसमें एक रेसा होता है उसे बोलते हैं एक रेसे, एक रेसा होता है एक बीजपत्री। कोई सिंपल सिंपल सी बात है, कोई हार्ड बात नहीं है, सीधी सी बात है। इसका डायग्राम क्या कर लेना, आप एक बार देख लेना, एक बीजपत्री दो बीजपत्री का। तो क्या है, दो बीजपत्र होंगे उसमें, दो बीजपत्र का मतलब दो धागे निकले हुए होंगे, और एक बीजपत्री में एक धागा निकला हुआ होगा। आप समझो यहाँ पे। अब देखो क्या होता है, अब ये प्रोसेस तो आपको समझ आ गया ना। अब देखो क्या होगा, आगे देखना प्रोसेस कैसे करके इसका भ्रूण बनता है। क्या बनता है, भ्रूण। आपको पता है युग्मनज तो समझ आ गया, देखो ऐसे था, कुछ ऐसे प्रोसेस था हमारे, क्या बना था ऐसे करके, बस उसे निकाल लो अंदर वाले पार्ट को। यहाँ पे क्या था हमारा, युग्मनज, और ये पूरा क्या था, ये क्या था,
क्या था, भ्रूण कोश। बात समझ आ रही है। अब ओनली क्या, ये प्रोसेस हमने समझ लिया, और ये पूरा तो आपको पता है किसमें होता है, बीजांड के अंदर होता है, ये सबको आपको पता है, ऐसे तो होता है अंदर उसके, ऐसे करके, ये तो आपको पता है ना, कितनी बार मैंने बना दिया, ऐसे करके होगा प्रोसेस, ऐसे करके होगा, ठीक है, इसके अंदर होगा और आपको पता है, फिर इसके अंदर ये बीजांड का होगा, ये तो मैंने बता दिया। अब मैं किसे ले रही हूँ ओनली, ये मैंने बता दिया भ्रूण कोश कैसे बनता है। अब युग्मनज को ओनली किसे लेना हमने, युग्मनज को, युग्मनज से तो बनेगा भ्रूण। हमारे पास युग्मनज, सी सी बात है, ये विभाजन करेगा, क्या करेगा, इससे दो कोशिकाएं बनेंगी, एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका। देखो ऊपर वाली क्या है, बड़ी कोशिका है, और एक छोटी कोशिका, इसे बोलते हैं आधारीय कोशिका। क्या बोलेंगे, आधारीय कोशिका, कोशिका। और ये होती नीचे वाली भ्रूणीय कोशिका, भ्रूणीय कोशिका, कोशिका। बात समझ आ रही है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। दो कोशिकाएं बनी, युग्मनज से दो कोशिकाएं बनी, एक आधारीय कोशिका और एक भ्रूणीय कोशिका, नाम से पता चल रहा, ठीक है, आधारीय कोशिका और भ्रूणीय कोशिका। अब देखो क्या होगा, आधारीय कोशिका लगातार विभाजन करेगी, क्या करेगी, लगातार विभाजन, विभाजन करके बहुत सारी कोशिकाएं बना लेगी। देखो ऐसे करके इसने क्या किया, विभाजन किया, और विभाजन करके बहुत सारी कोशिकाएं बना ली, और एक लास्ट में कोशिका बनती है। एक बीजपत्री, दो बीजपत्री का मतलब समझ में आ गया, कितने तरह के होते हैं, लिख देता हूं कभी आप भूल जाए। आवृत बीजी, आवृत बीजी कितने तरह के होते हैं, एक होते हैं एक बीजपत्री, कैसे होते हैं, एक बीजपत्री, और एक क्या होते हैं, एक होते हैं द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। इसका ज्यादा मकसद नहीं है, इसमें क्या होता है, एक बीज पत्र होता है, इसमें क्या होता है, एक बीज पत्र, एक बीज पत्र, जिसमें क्या होता है, एक बीज पत्र होता है, एक बीज पत्री होता है, और जिसमें दो बीज पत्र होते हैं, दो बीज पत्री होता है, बीज पत्री, राइट, दो तरह के होते हैं। ये प्रोसेस हम पढ़ लें किसका भी, द्विबीजपत्री का। कौन से का पढ़ लें, द्विबीजपत्री का। बात समझ आ गया, ऐसा हो गया। अब नीचे वाली जो कोशिका होती है, नीचे वाली जो कोशिका होती है, ये भी विभाजन करती है, ये 8 कोशिकाएं बनाती है। आपके प्रोसेस दे रखा है ना, भ्रूण प्रोसेस का, भ्रूण कैसे बनता है, उसमें ऐसे दे रखा है, पता नहीं चला होगा तुम्हें कैसा है, बस देख बना रखा है उसने, पता कुछ नहीं क्या कैसे हुआ प्रोसेस। तो इससे तो बनी है, देखो इसको बोलते हैं हम क्या, निलंबक। क्या बोलते हैं, निलंबक। समझ में आ गया, क्या बन गया, ऊपर वाला जो आधारीय कोशिका ने पूरी रचना बनाई, उसे बोल रहे हैं हम निलंबक। अब देखो नीचे वाली कोशिका भी क्या करेगी, विभाजन करेगी, और ये कितनी कोशिकाएं बनाएगी, 8। कितनी, 8। 4 ऊपर बना दी और 4 नीचे बना दी। बात समझ आ रही है। ये किसने बनाया, देखो ये कन्वर्टेशन किसका है, आधारीय कोशिका का, और ये कन्वर्टेशन किसका है, भ्रूणीय कोशिका का। बात क्लियर है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं ना। अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे ये जो कोशिकाएं हैं, ये कितनी रचनाएं बनाती है, वैसे हम बोलते हैं इसको, ये हो गया ना आधारीय कोशिका। यहां पे हम इसको बोल देंगे क्या, ये देखो दो कोशिका में बांट देते हैं, दो कोशिका में बांट दे। एक क्या होती है, ये आधारीय कोशिका तो होगी ना, यहाँ पे आधारीय कोशिका और भ्रूणीय कोशिका, ठीक है। अब ये ऊपर वाली जो कोशिकाएं होती है 4, ठीक है, ये 2 रचनाएं बनाती है, और नीचे वाली कोशिकाएं जो होती है ये 3 रचनाएं बनाती है। बात समझ आ रही है ना, तीसरी बात है, एक बार दोबारा समझ लो इसे, थोड़ा अच्छा प्रोसेस है। हमारे पास क्या है, युग्मनज बन गया, हमारा बन गया युग्मनज। युग्मनज ने असमांगी विभाजन किया। देखो असमांगी क्यों करें, क्योंकि छोटा नीचे वाली कोशिका छोटी है और ऊपर वाली बड़ी, 2 कोशिकाएं बनाई, राइट। अब ऊपर वाली आधारीय कोशिका कहते हैं उसको, ऊपर वाली को, नीचे वाली को कहते हैं भ्रूणीय कोशिका। कोई डाउट, कोई दिक्कत। अब देखो ऊपर वाली कोशिका ने लगातार विभाजन किया और एक लंबी लंबी रचना बनाई, जिसे हम निलंबक बोल रहे हैं। सबसे ऊपर वाली कोशिका को बोलते हैं चूसक, चूसक। और चूसक का मीन्स आप समझ रहे होंगे, चूसना है इसे, ठीक है, क्या चूसेगी वो अब देख लेंगे। निलंबक समझ आ गया। नीचे वाली कोशिका ने, भ्रूणीय कोशिका ने विभाजन किया और 8 कोशिकाएं बनाई। कितनी कोशिकाएं बनाई, 8। ऊपर वाली कोशिका को बोलते हैं आधार, आधार, आधारधार, ठीक है। और नीचे वाली कोशिका को बोलते हैं अध्याधार। क्या बोलते हैं, अध्याधार।
राइट, बात समझ आ गई ना। कितनी बनाई इसने भ्रूण कोशिकाएं ने? 8 कोशिकाएं बनाई। ऊपर की 4 कोशिकाओं को क्या बोल रहे हैं? आधारधार कोशिकाएं, और नीचे को बोल रहे हैं अध्यधार कोशिकाएं। कोई दिक्कत? अब ऊपर वाली कोशिकाएं जो होती हैं दो रचनाएं बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एक बनाएंगी ये मूलांकुर, मूलांकुर, ठीक है, और एक बनाती है बीज पत्राधार। बात समझ आ रही है? अब देखो, अब यहां पे समझ जाओगे आप। मूलांकुर बना रही है मतलब जो इसमें भ्रूण में मूल होता है वो बना रही है मूलांकुर। देखो आप समझ आ जाएगा ना। बीज पत्राधार, अब तुम्हें पता है कि इसमें क्या होता है? बीज पत्र भी होता है। तो बीज पत्र का ये क्या बनाएगी? बीज पत्राधार। बीज पत्राधार का मतलब बीज पत्र जो होगा उसका आधार ये बनाएगी। बात क्लियर है ना? अब देखो इसने बना लिया, ये बनाएगी 3 रचनाएं। ये कितनी बनाएगी? 3 रचनाएं। एक बनाएगी प्रांकुर। क्या बनाएगी? प्रांकुर, ठीक है ना। और एक बनाएगी बीज पत्र, बीज पत्र, और एक बनाएगी बीज पत्रोपरिक, बीज पत्रोपरिक। अब शायद आपकी प्रोसेस पूरा समझ आ गया होगा। अब देखो इन कोशिकाओं ने क्या बनाया? आपको पता है प्रांकुर इसमें होता है, तो इसलिए ये वाली कोशिकाएं प्रांकुर बना रही है, बीज पत्रोपरिक बना रही है, बीज पत्र बना रही है। आपको पता है ना बीज पत्र जो होते हैं ना, एक बीज पत्र, दो बीज पत्री, वो कौन से बनाते हैं? नीचे वाली 4 कोशिकाएं जो होती है वो कितनी चीजें बना रही है? 3। प्रांकुर जो होता है वो कौन बना रही है? नीचे वाली। बीज पत्र जो होते हैं वो कौन बना रही है? नीचे वाली, ठीक है ना। और बीज पत्रोपरिक जो होता है वो भी कौन बना रही है? नीचे वाली। अब आपको पता मूलांकुर भी होता है, तो मूलांकुर कौन बना रही है? ऊपर वाली। और मूलांकुर बीज पत्राधार, बीज पत्र जो बनेंगे तो उनके आधार भी तो होंगे। दीवार बनती है उसका आधार भी तो होता है, नींव भी तो होती है, वो भी तो कोई बनाएगा, ये बनाता है। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखो क्या होता है इसमें प्रोसेस, क्या होता है? बन तो गई ना। अब ये गोल गोल बना लेती है इसको। ये चूसक समझ में आ गया? सब कुछ समझ में आ गया ना? लास्ट वाली कोशिका चूसक होती है। अब देखो यहाँ पर ये इतना प्रोसेस शायद आपके समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट समझाता हूं मैं। अब ये क्या होगा? ये निलंबक आपको समझ आ गया, ठीक है ना। ये बुक में दे रखा है ना आपकी निलंबक, और ये फिर उसने ऐसे बना रखा है। देखो ये क्या बनाती है? ये इस तरह से कोशिकाएं क्या बना लेती है? विभाजन करके क्या बनाती है? एक गोल गोल सर्कल सा बना लेती है। क्या बना लेती है? गोल गोल बना लिया। तो क्या बोल लिया बुक में? आपको पता गोलीय भ्रूण बोल लिया इसको, या गोलाकार भ्रूण बोल लिया। फिर क्या होता है इसमें? ये तो ऊपर वाला प्रोसेस तो ऐसे रहेगा। इसमें क्या होता है? एक खांच बन जाती है। खांच मतलब यहाँ पे दरार पड़ जाती है। दरार पड़ गई तो ये जब दरार पड़ जाएगी तो कैसा बन जाएगा? देखो ये तो ऐसे रहेगा, ऐसे, और इसको ऐसे करके बना देंगे हम, राइट। जब दरार पड़ेगी हल्की तो सीधी सी बात है ऐसे तो हो जाएगा। हल्की सी दरार पड़ गई इसमें ऐसे करके, राइट। फिर दरार क्या होगी? और गहरी होगी, और गहरी होती जाएगी। क्या होती जाएगी? दरार और गहरी होती जाएगी। तो लास्ट में कुछ संरचना ऐसी नहीं बन जाएगी? बताओ मुझे। ये चूसा कोशिका ऐसी बना रही हूँ मैं, ठीक है, वैसे होगी। अब दरार पड़ जाएगी तो बताओ मुझे क्या कुछ ऐसी करके संरचना बन जाएगी? ऐसे करके बन जाएगी, नहीं बन जाएगी है? तो ये आपकी एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दे रखा है, शायद आपको समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो क्या होता है एक बीजपत्री में, क्या होता है एक बीजपत्री, दोनों की क्या करना है आपको? जो यहाँ पे भ्रूण है उनकी संरचनाएं देखने में आप समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बीजपत्री में क्या होता है? इसी का प्रोसेस चलता है उसमें भी, बस उसमें क्या होता है जो एक ये कोशिका होती है ना, ये कोशिका विभाजित नहीं होती। क्या नहीं होती? विभाजित नहीं होती, बस लंबी हो जाती है। क्या हो जाती है? लंबी। ठीक है, इसी के साथ समझा तो एकदम समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखो किसका किसका देखेंगे आप? देखेंगे एक बीजपत्री का। ये किसका? द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। ठीक है। और एक चीज और भी, तो एक आध टॉपिक तो अच्छे लेवल का आएगा, इसी बात है। एक आध टॉपिक तो आपको समझना पड़ेगा। और सब चैप्टर समझने वाले थोड़ी इतने हार्ड, 2-4 चैप्टर है। जैसे आनुवंशिकी के 2 चैप्टर, ये चैप्टर है, 1-2 चैप्टर और होगा, बाकी तो सब क्या है आपको पता है जी। अब यहाँ पे समझ आ गया। अब देखो आप आगे, आप क्या करना है? अब एक बीजपत्री में भी ऐसे होता है सेम। एक बीजपत्री में भी क्या होता है? ऐसे होता है सेम, लेकिन उसमें क्या होता है ये ऊपर वाली कोशिका विभाजन नहीं करती, और क्या होता है? ओनली लंबी हो जाती है। क्या होता है? ओनली लंबी हो जाती है। जब लंबी हो जाएगी तो क्या होगा? इस तरह से लंबी हो गई है, और ये ऐसे हो गई। ठीक है। इसी को लंबी कोशिका को, ये देखो चूसक का काम भी क्या करती है? यही कोशिका करती है। चूसक का काम भी यही कोशिका करती है, और इस पूरी कोशिकाओं को भी
निलंबक भी यही है। क्या? निलंबक। निलंबक भी कौन है? यही कोशिका है। कोई दिक्कत? बाकी प्रोसेस सेम ही होता है, बाकी प्रोसेस सेम ही होता है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत थोड़ी, बस आराम से समझ लेना एक बार। बस देखो कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या करेंगे? दो कोशिका बनी, दो कोशिका, ऊपर वाली कोशिका को आधार कोशिका, नीचे वाली को भ्रूण कोशिका। ऊपर वाली कोशिका ने लगातार विभाजन कर दिया, ठीक है, बहुत सारी कोशिका बना ली, ठीक है, उसे पूरी संरचना को क्या बोल दिया? निलंबक बोल दिया। सबसे ऊपर वाली कोशिका चूसक कोशिका होगी, राइट। नीचे वाली कोशिका जो भ्रूण कोशिका विभाजन होकर 8 कोशिका बना ली उसने। ऊपर वाली कोशिकाओं को आधारधार कोशिकाएं बोल रहे हैं, नीचे वाली को अध्यधार बोल रहे हैं। ऊपर वाली कोशिकाओं ने ये संरचनाएं बनाई, नीचे वाली कोशिकाओं ने ये संरचनाएं बनाई, बस। अब देखो यहाँ पे अपने के चल रहे हैं, बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में चल रहे हैं। यहाँ पे समझो यहाँ पे क्या है। अब हम समझने वाले हैं कि इसको बीज को, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ है नहीं, सीधी बात है। तो आपको पता है बीज क्या है? बीज क्या है? बीज लैंगिक जनन के अंतिम उत्पाद है, साफ साफ लिख रखा है, ठीक है। अंतिम उत्पाद क्यों है? इतना जो प्रोसेसिंग करा है किस लिए करा है? नई संतति बनाने के लिए, नई संतति बनाने के लिए तो प्रोसेस करा है, ठीक है। अब नई संतति कब बनेगी? जब बीज होगा। क्यों? क्योंकि बीज होगा तभी तो उसमें भ्रूण होगा, और भ्रूण होगा तभी तो उससे नई संतान बनेगी। तो सीधी सी बात है, बीज क्या है? लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद। दो तरह के होते हैं, एक होते हैं गैर एल्ब्यूमिनस और एक होते हैं एल्ब्यूमिनस, ठीक है। एल्ब्यूमिनस का मीन्स, एल्ब्यूमिनस किसको बोलते हैं? एल्ब्यूमिनस भ्रूण कोश जो होता है हमारा, क्या होता है? भ्रूण कोश। अब एक बात बताइए आप, जब भ्रूण डेवलप करेगा, भ्रूण क्या करेगा? डेवलप करेगा, तो वो क्या करेगा? भ्रूण कोश को खाएगा, यूज करेगा उसका। तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ में तो भ्रूण कोश बच जाता है, शेष रह जाता है, और कुछ में भ्रूण कोश खत्म हो जाता है, सब पूरा का पूरा यूज कर लेते हैं। जिसमें बच जाता है उसे क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिनस बोलते हैं। और जिसमें पूरा कंप्लीट खत्म हो जाता है उसे गैर एल्ब्यूमिनस। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस देखो दो टॉपिक है, इसका टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ये वाला और इसका एग्जाम्पल जो दे रखे हैं आपकी बुक एनसीईआरटी में, ये बस इतना पता होना चाहिए, और इसके एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। क्या? गैर एल्ब्यूमिनस समझ रहे? गैर का मतलब नहीं है, एल्ब्यूमिनस मीन्स सॉरी क्या? भ्रूण कोश। अगर भ्रूण कोश नहीं है, सब पूरे का पूरा भ्रूण कोश का यूज किसने कर लिया? भ्रूण ने कर लिया, खा लिया सब, तो क्या होगा? गैर एल्ब्यूमिनस होता है। एल्ब्यूमिनस का मीन्स जिसमें क्या होता है? भ्रूण कोश रह जाता है। जैसे तुम खाना खा रहे हो, कुछ ऐसे इंसान होते हैं पूरे का पूरा खाना खा लिया उन्होंने, खत्म कर दिया। कुछ ऐसे होते हैं तो उनका बच जाता है, बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पे। जिसमें बच गया वो एल्ब्यूमिनस, जिसमें नहीं बचा वो गैर एल्ब्यूमिनस। और बस क्या करना है, इसके एग्जांपल अच्छे से करने, बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। एक होता है हमारा, ये हो गया ना, एक होता है परिभ्रूण कोश। क्या होता है? परिभ्रूण कोश। परिभ्रूण कोश क्या होता है? देखो, अगर बीजांड काय समझते हैं ना आप, देखो यहाँ पे समझ लो, वरना ऐसे समझ में हो सकता नहीं है। हमारी कुछ संरचना इस तरह से थी, ऐसे करके था ना हमारे पास, ऐसे स्ट्रक्चर था, फिर स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा था, ठीक है, ऐसे करके था, ऐसे था ना। आप देखो यहाँ पे, और ऐसे करके बना दिया था, अपने बनाया था ना लास्ट में, मैंने बनाया था, याद करो, ऐसे करके था, ऐसे था ना। ये क्या था? भ्रूण कोश था, याद है ना? क्या है? भ्रूण कोश। और ये क्या है? ये क्या बन गया? भ्रूण। अब तो भ्रूण बन गया, अब तो भ्रूण की बात करेंगे अपने, ठीक है, कंप्लीट भ्रूण बन चुका है। अब देखो क्या होगा, अगर ये क्या है? भ्रूण कोश है, अगर भ्रूण कोश टोटल का टोटल ये क्या हो जाए? भ्रूण खा जाए, खत्म हो जाए, ठीक है, तो क्या बोलोगे आप? गैर एल्ब्यूमिनस। पता चला कि किसी किसी में क्या बच गया? भ्रूण कोश रह गया, तो क्या बोलोगे आप? एल्ब्यूमिनस। अब तो समझ आ गया होगा। अब आपको पता है ये क्या है टोटल, ये बाहर क्या है? बीजांड का है, ठीक है, क्या है? बीजांड का है। अब आपको पता है यहाँ पे एक चूसक कोशिका भी है, क्या है? चूसक कोशिका। चूसक कोशिका इसलिए बनती है, उसे ये जो है ना, क्या? बीजांड का इसे चूसती है, वो क्या करती है? बीजांड का को चूसती है, चूस के क्या करती है? जो भी पोषण होता है वो किसे देती है? भ्रूण को। तुम्हें पता ही सबके सब क्या करने में लगे हुए हैं? भ्रूण को बनाने में, उसे डेवलप करने में लगे हुए, ठीक है ना। तो तुम्हें पता है ना हर चीज को, जैसे किसी काम को कर रहे हैं तो सब लगे रहते हैं उसमें। जब शादी हो रही है किसी की तो सब क्या होंगे?
कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा, तो सीधी बात सब उसमें लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मेन काम क्या है, भ्रूण का बनाना। तो सब देखो पोषण ला ला के दे रहे हैं, ऐसे ला ला के, कोई कहीं से ला के दे रहा है, कहीं से ला के दे रहा है, ला ला के दे रहा है। तो ये देखो चूसा कोशिका यहाँ से बाहर से चूसा दे रही है। तो अगर बीजांडकाय रह गया, बीजांडकाय रह गया तो क्या बोलते हैं उसको, परिभ्रूण। क्या, परिभ्रूण। और अगर नहीं रहा तो कोई दिक्कत ही ना। ठीक है, तो तीनों टॉपिक समझ में आ गए ना, ये हो गया, ये हो गया ना। बस एक दो टॉपिक और बचे हैं ना, एक क्या होता है असंग जनन और एक बहुग्रह। बस उसे कराने के बाद मैं एंड करते हैं उसका। अब देखो यहाँ पे समझने वाले हम किसको, फल को। अब 2-3 टॉपिक बचे हैं, मैं इसी में कवर कर देता हूँ एक साथ। अब यहाँ पे देखो फल, फल कितने तरह के होते हैं, वास्तविक फल और एक होते हैं आभासी फल। अब देखो वास्तविक फल कौन से होते हैं, जो ओनली किससे बनते हैं, केवल, केवल और केवल किससे बनते हैं, केवल अंडाशय से बनते हैं। क्या किससे बनते हैं, अंडाशय से बनते हैं, बनते हैं। ठीक है, वो कौन से फल होते हैं, वास्तविक फल। इसमें क्या होता है, अंडाशय के साथ, अंडाशय क्या होगा इसमें, अंडाशय, अंडाशय और प्लस इसके साथ क्या हो जाएगा, अन्य भाग भी। क्या होंगे, अंडाशय प्लस अन्य भाग, अन्य भाग। और किसके अन्य भाग, पुष्प के, पुष्प के अन्य भाग भी क्या करते हैं, क्या करते हैं, भाग लेते हैं, भाग लेते। बात समझ में आ गई। वास्तविक फल कौन से होते हैं, जो केवल अंडाशय से बनते हैं। आभासी फल कौन से होते हैं, अंडाशय के साथ पुष्प के और भी भाग लेते हैं। जैसे सेब, सेब है ना, तो सेब में पुष्पासन भी भाग ले लेता है। कौन सा, पुष्पासन, पुष्पासन तो नीचे होता है ना, वो भी भाग ले लेता है। तो कैसा फल हुआ सेब, आभासी फल। 2 फल होते हैं, एक होते हैं मासल फल और एक होते हैं शुष्क फल। ये तो आपको पता, बनने के अकॉर्डिंग बांटा है हमने फलों को। फलों को एक बांटते हैं हम दूसरी कैटेगरी में। ये कौन सी कैटेगरी में, वास्तविक आभासी की कैटेगरी में। एक बांटते हैं हम किसमें, मासल फल होते हैं ना, मासल गूदेदार फल जिसे कहते हैं हम, गूदेदार फल। और एक होते हैं शुष्क फल। कैसे फल होते हैं, शुष्क फल। आप समझना, आप समझ गए होगा आप, गूदेदार का मीन्स जिसमें गूदा होगा, जैसे आम, आम होता है ना, आम में क्या होता है, गूदा होता है। तो सीधी सी बात है, जो हमारे गूदेदार फल होते हैं उसमें 3 फल वित्ती होती है। कितनी फल वित्ती होती है, फल वित्ती इसके अंदर 3 होती है। फल वित्ती, वित्ती कितनी फल वित्ती होती है, 3। एक क्या होती है, बाह्य फल वित्ती, बाह्य फल वित्ती। ठीक है, और एक क्या होती है, एक होती है आंतरिक फल वित्ती। एक नहीं, आंतरिक नहीं, पहले मध्य आएगी ना मिडिल में, तो फिर होता है मध्य फल वित्ती, मध्य फल, कॉपी कर रहे हो, वित्ती। और एक क्या है, आंतरिक, आंतरिक फल वित्ती। ठीक है ना। क्या, कितनी फल वित्ती होती है गूदेदार फलों में, 3 फल वित्ती होती है। कौन सी, बाह्य, मध्य और आंतरिक फल वित्ती। जिनमें 3 फल वित्ती होती है उन्हें क्या बोलते हैं, गूदेदार फल। और जिसमें 3 वित्ती नहीं होती उन्हें क्या बोलते हैं हम, शुष्क फल। याद रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं, सीधी बात है। इसके एग्जांपल भी दे रखे हैं, इसके एग्जांपल भी, मैंने बोला एग्जांपल तो आपको जरूर याद करने, इसके भी जितने भी एग्जांपल मैं बोल रहा हूं ना, आपको याद करने से। ठीक है, समझ आ गया। शुष्क फल कैसे फल होते हैं, 3 वित्ती होती है, ये होती है, राइट। अब कौन सा टॉपिक बचा हुआ है, अब बचे हुए हैं हमारे 2 टॉपिक। ठीक है, एक क्या है हमारा, असंग, असंग, असंग जनन। ठीक है, और बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता। अब देखो यहाँ पे 2 टॉपिक है। एक होता है अनिषेक फल। क्या उसे फल होते हैं, अनिषेक फल। अनिषेक फल का मीन्स सिंपल सा, उसको कुछ ज्यादा समझाने नहीं है, जो बिना निषेचन के फल बन जाए। ठीक है, जो बिना निषेचन के क्या बन जाए, फल बन जाए, उन्हें अनिषेक फल कहते हैं। एग्जाम्पल याद कर लेना। इन 2-3 टॉपिक के तो एग्जाम्पल ही पूछता है वो, इनसे कुछ नहीं पूछता। एक होता है असंग जनन। असंग जनन क्या होता है, देखो क्या होता है कि बीज कब बनता है, बीज कब बनता है, जब निषेचन होता है। निषेचन होता है तभी तो बीज बनता है। लेकिन क्या होता है, यहां पे असंग जनन में बिना निषेचन के बीज बन जाता है।
क्या होता है बिना निषेचन के। ये तो अजीब बात है ना, बिना निषेचन के, तुम्हें पता है निषेचन के बिना तो भ्रूण ही नहीं बनेगा, जब भ्रूण ही नहीं बनेगा तो बीज भी नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे बनता है। देखो कैसे, आपको पता है कि ऐसे करके कुछ होता है आपके पास, क्या होता है, ऐसे करके जो होता है आपके पास, वो होता है आपके पास क्या, बताओ क्या होता है। तो ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया तुमने, गुरु बीजाणु धानी नहीं होती, ऐसे करके कुछ होता है आपके पास, और आपके पास ऐसे करके जो होता है उसमें अंदर, तो आपको पता है ये होता है, ऐसे करके होता है, क्या होती है वो, एक उसमें कोशिका होती है लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी में एक कोशिका होती है बीजांडकाय में, बड़ी वाली। देखो ये क्या होती है, पूरी लघु बीजाणु धानी हो गई ना, हाँ सॉरी, गुरु बीजाणु धानी। गुरु बीजाणु धानी के अंदर ये क्या हो गया, बीजांडकाय, बीजांडकाय हो गया ना। तो इसमें आपको पता है एक कोशिका बड़ी होती है, इस तरह से बड़ी होती है ना, वही क्या बनाती है, क्या बनाती है, गुरु बीजाणु। उसके बाद भ्रूण कोष, भ्रूण कोष, ये तो भ्रूण कोष बनाती है। ऐसे तो होता है, ये जो होती है हमारी बड़ी कोशिका, ये गुरु बीजाणु बनाती है। गुरु बीजाणु बनाने के बाद गुरु बीजाणु से क्या बनता है आपको पता है, भ्रूण कोष बनता है, उसमें कोष बनता है, युग्मनज बनता है, वो बात की बात है, राइट। यहाँ पे क्या होता है, तो बीज बनता है। यहाँ पे देखो क्या होता है, ये जो कोशिका होती है ना, ये कोशिका जो होती है, इसमें ऐसा नहीं होता जैसे वहां पे होता है, निषेचन होता है ना, वहां पे निषेचन होता है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली कोशिका क्या होता है, जैसे मान लिया कि परागकण आया, क्या हुआ, परागकण क्या हुआ, इस पर आया, आने के बाद इसे टच किया, निषेचन नहीं हुआ, और ये टच किया, तो क्या हुआ, ये वाली जो कोशिका थी ना, ये कोशिका थी ना, पता क्या हुआ, ये डायरेक्टली काय में बदल गई, काय में बदल गई मालूम है, ये डायरेक्टली भ्रूण कोष में बदल गई। हुआ ना अजीब काम, ये कोशिका ने ना गुरु बीजाणु बनाया ना कुछ बनाया, डायरेक्टली काय में बदल गई, भ्रूण कोष में बदल गई। तुम्हें पता है ये जो केंद्रक थे और यहाँ पे क्या बन गया होगा फिर, युग्मनज। तो देखो बिना निषेचन के बन गया युग्मनज, अगर युग्मनज बन गया अब तो बीज बन ही जाएगा, कोई दिक्कत। कितना सिंपल प्रोसेस है, यहाँ तो कुछ करना ही ना, मैं डायरेक्टली जो कोशिका वो बना रही थी ना अजीब अजीब चीजें, बनानी नहीं, डायरेक्ट बना दो, इससे भ्रूण कोष, नीचे बना दो क्या, युग्मनज, बन गया ना। तो इसी को बोलते हैं क्या, असंजन, बिना निषेचन के। यहाँ पे बहुभ्रूणता का मीन समझ रहे होगे, बहु का मतलब बहुत सारे, भ्रूण का मतलब भ्रूण। तो एक ही, ये तो आपको पता है, ये तो आपको पता है कि एक फल में बहुत सारे बीज होते हैं, लेकिन ये भी देखो कि एक ही बीज में बहुत सारे भ्रूण भी होते हैं। बात समझे, अब तक क्या पढ़ा आपने, एक ही भ्रूण पढ़ा है ना एक बीज में, वो बात अलग है, बीज बहुत सारे पढ़ लिए एक फल में, लेकिन यहाँ पे आप ये पढ़ने वाले हो कि एक ही बीज में बहुत सारे भ्रूण भी होते हैं, ऐसा भी होता है। देखो कैसे, यहाँ पे लमसम ये सेम प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस समझ में आ गया। अब मैं ये बहुभ्रूणता वाला प्रोसेस आपको समझाने वाला हूं, देखो कैसे। आपको पता है यहाँ पे वही प्रोसेस क्या है, यहाँ पे देखो वही प्रोसेस होगा। यहाँ पे आपको पता है बीजांडकाय है ना, बीजांडकाय है ना, बीजांडकाय में, और यहाँ पे क्या है, अध्यावरण, बीजांडकाय के जो चारों तरफ आवरण होता है क्या बोलते हैं उसको, अध्यावरण बोलते हैं ना। तो ऐसा होता है, कुछ तो इसकी कोशिकाएं, किसकी, बीजांडकाय की, कुछ अध्यावरण की कोशिकाएं भी निकल के यहाँ आ जाती हैं, बात समझ में आया। और ये सब कोशिकाएं क्या बना लेती है, बिल्कुल सेम जैसे इसने बनाया था, डायरेक्ट काय में बदल गई है, भ्रूण कोष में, और भ्रूण कोष में बदल गई तो सीधी बात है, देखो एक भ्रूण कोष होगा तो एक भ्रूण होगा, और देखो कितनी सारी कोशिकाएं यहाँ पे क्या काय में कन्वर्ट हो रही है, भ्रूण कोष में, तो कितने सारे क्या होंगे, कितने सारे भ्रूण बनेंगे, बहुत सारे ना, इसी को बोलते हैं बहुभ्रूणता। देखो दोनों की पोजीशन बिल्कुल सेम है, दोनों की पोजीशन सेम नहीं है। इसमें क्या है, ओनली एक कोशिका ये बना रही है, इसमें क्या है, इसमें बीजांड, जो बीजांड का है उसकी कोशिका भी, और ये जो है अध्यावरण, इसकी कोशिकाएं भी, बहुत सारी कोशिकाएं बना रही है। देख लो यहाँ पे बहुत सारे बन जाएंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत थोड़ी है, एक बन जाएगा युग्मनज और ये बन जाएगा भ्रूण कोष, तो बहुत सारी कोशिकाएं क्या बना रही है, देखो। अब तुम खुद सोचो, ये क्या है, बीजांड, तो बीजांड तो एक ही है, इसके अंदर देखो भ्रूण कितने सारे बन गए, बहुत सारे बन गए ना, तो क्या हो गया, बहुभ्रूणता नहीं होगी, बहु का मतलब बहुत सारे, भ्रूण का मतलब भ्रूण। तो सीधी सी बात है, ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है।
तो हमारा टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। और क्या करना है, जितना मैंने बोला है एग्जाम्पल आप एक एक अच्छे से करेंगे, और पूरा टॉपिक और चैप्टर सब करने के बाद आप क्या करेंगे, इसके आंसर जो क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन लगा क्वेश्चन कर लेंगे। कि क्वेश्चन नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा हम किस रेंज में चल रहे हैं, राइट। ठीक है ना। और क्या होगा, मैं ऐसे ही कराऊंगा, एक चैप्टर बायो, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, मतलब एक एक चैप्टर 1 बाय 1 करेंगे हम तीनों सब्जेक्ट पे, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट हमें क्रैश कोर्स में खत्म करना है। ठीक है ना, तीनों सब्जेक्ट को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो क्या होगा, कल क्लास करूंगा मैं काय की, फिजिक्स की। ठीक है।